तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और H2 एड में। देखिए, इस वाले सीरीज़ में जो है सतीश चंद्रा हम करते हैं, ठीक है, मिडीवल इंडिया के लिए। तो इसके चैप्टर 2 की बारी है। चैप्टर 1 का वीडियो देखिए पढ़ा है तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं तो। और चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए। चलिए तो देखते हैं सेकंड क्या है, सेकंड चैप्टर क्या कह रहा है। तो सेकंड चैप्टर देखिए नॉर्दर्न इंडिया के बारे में है और एज ऑफ 3 एम्पायर्स के बारे में है। 800 से लेके 1000 एडी तक की बात किया। बताइए इस समय कौन से 3 एम्पायर थे जो कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं एक दूसरे के। ये चलिए कमेंट कर दीजिए, फिर आगे तो देखेंगे ही क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षा एम्पायर इन 7th सेंचुरी अ नंबर ऑफ लार्ज स्टेट एरोज इन नॉर्थ इंडिया, द दक्कन एंड साउथ इंडिया। कह रहा है जैसे देखिए, जैसे ही हमको हर्षा का रेंज है डिक्लाइन होते हुए दिखा 7th सेंचुरी में, उसके बाद देखिए हमको कई सारे लार्ज स्टेट जो है उभरते हुए दिख जाते हैं नॉर्थ इंडिया में भी, डेक्कन में भी और साउथ इंडिया में भी। Unlike the Gupta and Harsha Empire in North India, none other kingdom in the North India were able to bring entire Ganga Valley under its control। तो कह रहा है देखिए गुप्ता और हर्षा एम्पायर के तरह जैसे कि वो नॉर्थ इंडिया में थे, अब इस समय पे कोई ऐसे किंगडम नहीं है जिन्होंने इंटायर नॉर्थ गंगा वैली को जो है एक किंगडम में या फिर एक कंट्रोल में ले आ लिए हो। द गंगा वैली with its population and other resources was basis on which the Gupta rulers and Harsha rulers had been able to extend their control over Gujarat, which with its seaport and manufacturers was important for oversea trade। तो देखिए कह रहा है गंगा वैली जो है अपने पॉपुलेशन के साथ और अदर रिसोर्सेज के साथ जो है गुप्ता रूलर्स और हर्षास के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हुई है, जिसके चलते क्या है उन्होंने गुजरात पे भी कंट्रोल गेन किया था। और क्या है इसके चलते देखिए जो है इसके पास अगर जो आप देखें तो रिच सोर्सेज, रिच सी पोर्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हुए। किस लिए? तो ओवरसी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हुए हैं। फिर मालवा एंड राजस्थान वेयर एसेंशियल लिंक बिटवीन द गंगा वैली एंड गुजरात। तो अब मालवा और राजस्थान को देखें तो ये एक एसेंशियल लिंक की तरह सर्व करते थे गंगा वैली और गुजरात के बीच में। दिस डिफाइंड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। और यही जो है जियोग्राफिकल लिमिट्स डिफाइन किया था नॉर्थ इंडिया के। इन साउथ इंडिया द चोलास वर एबल टू ब्रिंग कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी डेल्टा अंडर देयर कंट्रोल। और अगर जो साउथ इंडिया में देखें तो जो चोलास थे उन्होंने अपने अंडर में क्या कृष्णा गोदावरी और कावेरी डेल्टा को जो है अपने कंट्रोल में लाए थे। दिस वॉज बेसिस ऑफ देयर सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में ये चोलास की सुप्रीमेसी का बेसिस था। फिर कह रहा है लार्ज स्टेट एरोज इन नॉर्थ इंडिया एंड द दक्कन बिटवीन AD 750 एंड 1000। देखिए लार्ज स्टेट जो है अब धीरे धीरे उभर के सामने आ गए हैं इंडिया में, दक्कन में भी और नॉर्थ इंडिया में भी। 750 से अगर जो 1000 AD की बात करें तो दीज वर्स द पाला एम्पायर विच डोमिनेटेड ईस्टर्न इंडिया टिल द मिड ऑफ द 9th सेंचुरी। और ये कौन है? तो ये देखिए एक पाला एम्पायर है जिन्होंने मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक जो है ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट किया है। फिर प्रतिहार एम्पायर है जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया को और अपर गंजेटिक वैली को जो है डोमिनेट किया है। और ये कब तक किए? तो ये मिडिल ऑफ 10th सेंचुरी तक किए हैं। अब और कौन है? तो और राष्ट्रकूटा एम्पायर है जो कि क्या किया, जो डेक्कन को, ठीक है, अपने अंडर में ले आया और उसको डोमिनेट किया है। ऑल्सो कंट्रोल टेरिटरी इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। और ये देखिए कुछ टेरिटरीज जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया में भी कंट्रोल किया अलग अलग टाइम्स पे। ईच ऑफ दीज एम्पायर्स ऑल्दो दे फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स प्रोवाइडेड स्टेबल कंडीशन ऑफ लाइफ ओवर लार्ज एरिया। सो देखिए ये जो सारे एम्पायर है ये सारे आपस में देखिए कई बार लड़े भिड़े भी हैं, लेकिन इसके ये क्या है, एक जो क्या प्रोवाइड किया है तो एक स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड किया है कि जो भी लोग थे इस पूरे लार्ज एरिया में उनके लिए एक स्टेबल कंडीशन देखिए प्रोवाइड किया है। एक्सटेंडेड एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया है। बिल्ड पॉन्ड्स एंड कैनाल्स, पॉन्ड्स और कैनाल्स को बिल्ड किया है। एंड गेव पेट्रोनेज टू आर्ट एंड लिटरेचर। और आर्ट और लिटरेचर को जो है पेट्रोनेज किया है, इंक्लूडिंग टेम्पल्स। और इसमें देखिए टेम्पल्स भी हैं। ऑफ द थ्री द राष्ट्रकूटा एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट। अब इन तीनों में सबसे लास्ट तक जो लॉन्ग रहा है वो है राष्ट्रकूटा एम्पायर। It was not only the most powerful empire of the time,
बट ऑल्सो एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इन इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल मैटर्स। तो देखिए राष्ट्रकूटा जो है ना कि सब सिर्फ एक पावरफुल एम्पायर था उस समय का, बल्कि हमको ये भी देखने को मिलता है कि एक ब्रिज की तरह काम किया नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में। और ये किस रेस्पेक्ट में, तो इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में भी काम किया और कल्चरल मैटर्स में भी काम किया है। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहले बारी है पालास की। तो द स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन इन नॉर्थ इंडिया देख रहे हैं, और सबसे पहले देख रहे हैं पालास को। तो क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर्षा वॉज पीरियड ऑफ द पोलिटिकल कन्फ्यूजन। अब जैसे ही हर्षा की डेथ हो गई है तो देखिए एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन आ गया है कि कौन जो है रूल करेगा, कहाँ रूल करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है अब सामने आने लगी है। फॉर सम टाइम ललित आदित्य द रूलर ऑफ कश्मीर ब्रॉट द पंजाब अंडर इट्स कंट्रोल। कुछ समय के लिए देखिए ललित आदित्य जो है, जो कि कश्मीर के रूलर थे, तो कुछ समय के लिए पंजाब को अपने कंट्रोल में लाए हैं, यहाँ तक कि कनौज को भी कंट्रोल किया है। which since the days of Harsa was considered the symbol of sovereignty of North India, जो कि हर्षा के टाइम तक ये माना जाता था कि ये नॉर्थ इंडिया की सोवरेनिटी में है। अब पोजीशन विच दिल्ली वाज टू एक्वायर लेटर, ऐसा पोजीशन है जो बाद में दिल्ली देखिए एक्वायर कर लेगा। कंट्रोल ऑफ कनौज ऑल्सो इम्प्लाइड कंट्रोल ऑफ अपर गंजेटिक वैली। अब कंट्रोल ऑफ कनौज, जो भी जिसके पास कनौज का कंट्रोल होता था, ऐसा बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता था कि उसके पास अपर गंजेटिक वैली का भी कंट्रोल है। एंड इट्स रिच रिसोर्सेज इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, और उसके रिच रिसोर्सेज जो है वो ट्रेड और एग्रीकल्चर में वो यूज़ कर सकता था। ललित आदित्य इवन इन्वेडेड बंगाल और गौड़। तो ललित आदित्य ने जो है ये बंगाल को भी इन्वेड किया, जिसको उस समय पे गौड़ कहा जाता था, एंड किल्ड द रेनिंग किंग, और उस समय के जो राजा थे उनको जो है किल कर दिया। बट हिज पावर वेंड विद द राइज ऑफ पाला एंड गुर्जर पतियार्स, लेकिन इनकी पावर जो है देखिए धीरे धीरे डिसअपियर हो गई है जैसे ही पालाज और गुर्जर प्रतिहार्स का जो है राइज हो गया है। फिर देखिए क्या करा, द पालाज एंड द प्रतिहारा क्लैश विच ईच अदर फॉर द कंट्रोल ऑफ एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम बनारस टू साउथ बिहार, विच अगेन हैड अ रिच रिसोर्सेज एंड वेल डेवलप्ड इंपीरियल ट्रेडिशन। तो कह रहा है अब देखिए प्रतिहार्स और पालास के बीच में जो है कई बार क्लैशेज हुए हैं। अब ये क्यों हुए हैं, तो ये इस चीज़ को लेकर हुए हैं कि जो टेरिटरी है बनारस से लेकर साउथ बिहार तक, इसको कौन कंट्रोल करेगा। ठीक है, और इसके रिच रिसोर्सेज जो हैं और वेल डेवलप जो ट्रेडिशन है, इसका कौन फायदा उठाएगा। द प्रतिहार्स ऑल्सो क्लैश विद द राष्ट्रकूटा ऑफ द डेक्कन। प्रतिहार्स की तो लड़ाई कई बार देखिए राष्ट्रकूटा ऑफ डेक्कन से भी देखने को मिली है। द पाला एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई गोपाल। अब पाला एम्पायर के फाउंडेड थे गोपाल। अब ऐसा माना जाता है कि 750 में जो है जब ये अब किंग की तरह इलेक्ट हुए थे, देखिए ही वॉज इलेक्टेड किंग बाय द नोटेबल मैन ऑफ द एरिया टू एन एनार्की प्रिवेलिंग देयर। तो ये देखिए एक इलेक्टेड किंग थे, और इस समय के जो नोटेबल मैन थे या फिर नोबल मैन थे, उनके द्वारा जो उस एरिया के जो थे उन्होंने जो इनको इलेक्ट करके किंग बनाया था। और ये क्यों किया था, तो ये देखिए एनार्की जो उस समय पे थी उसको एंड करने के लिए ऐसा किया गया था। हो सकता है पेपर में पूछ दे, 4-5 किंग का नाम दे दे, पूछ दे इनमें से कौन इलेक्टेड किंग था, उसमें गोपाल का नाम दिया रहे तो गोपाल लगाना है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे गोपाल वॉज नॉट बोर्न इन हाई मच लेस अ रॉयल फैमिली, हिज फादर प्रोबेबली बीइंग अ सोल्जर। तो देखिए गोपाल जो है बहुत हाई फैमिली में नहीं थे ऐसा माना जाता है, बल्कि रॉयल फैमिली के भी नहीं थे वो, उनके पिताजी एक सोल्जर थे, बस यही थी उनकी फैमिली का बैकग्राउंड। फिर कह रहा है ही यूनिफाइड बंगाल अंडर इज कंट्रोल। अपने अंडर में देखिए बंगाल को यूनिफाई किया इन्होंने। इवन बॉट मगध अंडर इज कंट्रोल, और बाद में जो है बिहार को भी देखिए जिसको उस समय मगध कहा जाता था उसको भी अपने कंट्रोल में लाए। गोपाल वॉज सक्सीडेड इन 770 बाई हिज सन धर्मपाल। अब गोपाल के बाद देखिए 1770 में उनके ही बेटे धर्मपाल जो है सक्सीड किए हैं, हु रूल टिल 810। और इन्होंने कब तक रूल किया है, तो 810 AD तक जो है रूल किया है। दिस रेन वॉज मार्क्ड बाय द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। अब ये जो समय है इसको देखिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के तरह जाना जाता है। तो ये किसके बीच में हुआ, तो पालास, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटा के बीच में हुआ है। और ये क्यों हुआ है, तो कनौज के कंट्रोल को लेकर हुआ है, कनौज और नॉर्थ इंडिया के कंट्रोल को लेकर हुआ है। ठीक है, द प्रतिहारास
द प्रतिहार रूलर एडवांस अपॉन गॉड बंगाल। प्रतिहार जो है अब देखिए बंगाल पे चढ़ाई कर दी है, बट बिफोर अ डिसीजन कुड बी टेकन द प्रतिहार रूलर वॉज डिफीटेड बाई राष्ट्रकूटा रूलर। और इससे पहले कि कोई डिसीजन लिया जा पाए देखिए प्रतिहार रूलर्स डिफीट कर दिए गए हैं राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा, और राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा के द्वारा, एंड वॉज फोर्स टू सीक रेफ्यूज इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और क्या इनको खदेड़ दिया गया है कि जाके रेफ्यूज ले लिया राजस्थान के जो है डेजर्ट्स में। ध्रुवा देन रिटर्न टू डेक्कन, और इसके बाद ध्रुव जो है डेक्कन रिटर्न कर गए। दिस लेफ्ट द फील्ड फ्री फॉर धर्मपाला हु ऑक्युपाइड कनौज। और ये जो है इसके चलते क्या हुआ है कि इसके चलते फील्ड खाली, अब धर्मपाला का तो कोई अपोजिशन करने वाला था नहीं, तो धर्मपाल क्या किए हैं जाके जो है कनौज को ऑक्युपाई कर लिया, एंड हेल्ड अ ग्रैंड दरबार विच वॉज अटेंडेड बाय द वेसल रूलर्स ऑफ पंजाब। और वहाँ पे जो है ग्रैंड दरबार का आयोजन किए, जो उस समय पंजाब के वेसल्स थे उनके द्वारा जो है क्या बोलते हैं अटेंड किया गया है। राजस्थान ईस्टर्न राजस्थान के भी वेसल द्वारा देखिए अटेंड किया गया। वी आर टोल्ड दैट द धर्मपाल एक्सटेंडेड अप टू द फर्दरेस्ट लिमिट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ वेस्ट एंड परहैप्स इंक्लूडेड मालवा एंड बेरार। तो देखिए हम जितना हमको देखने को मिलेगा उसमें ये पता चलेगा कि धर्मपाल जो है वो जो है अपनी पूरी टेरिटरी के लिमिट को जो है नॉर्थ वेस्ट तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शायद मालवा और बेरार तक इनका जो है पूरा टेरिटरी एक्सटेंड हुआ। अपेरेंटली दिस इम्प्लाइड दैट द रूलर ऑफ दीज एरिया एक्सेप्टेड द सुजर्निटी ऑफ धर्मपाल। तो इससे तो बस ये बात पता चलती है कि उस समय के जो रूलर्स थे वो जो है धर्मपाल की जो है सुजर्निटी को जो है एक्सेप्ट कर ले। सुजर्निटी का मतलब ये होता है कि छत्र छाया, ये मान लिए हैं कि ठीक है हम इनके छत्र छाया में रहेंगे पलेंगे, ये चक्रवर्ती सम्राट वाला हो गया नहीं, तो उसके तरह उनको मान लिए हैं कि राजाओं के राजा, महाराजाधिराज, एक कॉन्सेप्ट है महाराजाधिराज मतलब राजाओं के राजा, उनको मान लिया गया है। द ट्रिम्फल कैरियर ऑफ द धर्मपाल मे बी प्लेस बिटवीन AD 790 to 800। अब देखिए जो ट्रिम्फल कैरियर है धर्मपाल का इसको रखा जा सकता है कब से तो 790 से लेके 800 तक रखा जा सकता है। धर्मपाल कुड नॉट हाउएवर कंसोलिडेट हिज पावर इन नॉर्थ इंडिया। लेकिन धर्मपाल की देखिए एक कमी ये है कि नॉर्थ इंडिया में ही अपनी पावर को जो है कंसोलिडेट नहीं कर पाए। द प्रतिहाराज पावर रिवाइव्ड अंडर नागभट्टू, और धीरे धीरे प्रतिहार्स की जो पावर है ठीक है वो नागभट्टू के अंडर में धीरे धीरे रिवाइव हो गई। धर्मपाल फेल बैक बट वॉज डिफीटेड नियर मुंगियार। अब धर्मपाल जो है देखिए गए वापस तो भागे हैं लेकिन मुंगियार के पास जो है डिफीट कर दिए गए। बिहार एंड ईस्ट मॉडर्न ईस्ट उत्तर प्रदेश रिमेन्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द पालाज एंड प्रतिहाराज। अब ये देखें तो बिहार और मॉडर्न ईस्ट उत्तर प्रदेश जो है ये बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कुत्ते की हड्डी, ऐसे समझिए। तो बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन किसके बीच में, तो पालास और प्रतिहारास के बीच में। कभी ये लड़ रहा है हमको चाहिए, कभी ये लड़ रहा है हमको चाहिए। ठीक है, हाउएवर बिहार इन एडिशन टू बंगाल रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ पालास फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जबकि हम देखें तो बिहार जो है अगर जो बंगाल को छोड़े तो ये देखने को मिलता है कि ये ज़्यादातर टाइम जो है इन एडिशन टू बंगाल नहीं, बिहार और बंगाल जो है हमको ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर टाइम जो है पालास के कंट्रोल में रहा है। ठीक है, फेलियर इन द नॉर्थ कंपेल्ड द पाला रूलर्स टू टर्न देयर एनर्जीज इन अदर डायरेक्शन। अब देखिए पाला रूलर्स जो हैं फेल कर गए नॉर्थ में, इसके चलते क्या हुआ है कि अब ये पाला रूलर सोच रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी जो है और अपना जो संसाधन है वो अदर डायरेक्शन में लगाएंगे। देवपाल द सन ऑफ धर्मपाल who was succeeded to throne in 810 and rule for 40 years। तो देखिए अब देवपाल जो है धर्मपाल को सक्सीड कर देंगे, और ये कब करेंगे तो 810 में करेंगे, और इनका देखिए रूल जो है 40 साल तक चला है। एक्सटेंडेड इज कंट्रोल ओवर प्रयागज्योतिषपुर। तो ये इनका कंट्रोल कहाँ तक एक्सटेंड हो जाए तो प्रयागज्योतिषपुर तक एक्सटेंड हो जाए, जिसको आसाम कहा जाता है, और कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा में भी देखने को मिल जाएगा। प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ मॉडर्न नेपाल वाज आल्सो ब्रॉट अंडर पाला सुजर्निटी। ऐसा माना जाता है कि शायद नेपाल का भी कुछ पार्ट ऐसा रहा होगा, या मॉडर्न नेपाल का, जिसको जो है कुछ ऐसा पार्ट रहा होगा जो पाला सुजर्निटी के मतलब पाला के छत्र छाया में आ गया था। ठीक है,
Thus for about 100 years from the middle of the 8th to middle of the 9th century। तो कह रहा है देखिए कि 100 साल तक हमको ये देखने को मिलेगा, कब से कब तक, तो मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी से लेकर मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी तक, कि द पाला रूलर्स डोमिनेटेड ईस्टर्न इंडिया, की पाला रूलर्स ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करेंगे। फॉर सम टाइम देयर कंट्रोल एक्सटेंडेड अप टू वाराणसी, और कुछ समय तक उनका कंट्रोल हमको वाराणसी तक देखने को मिल जाएगा, वाराणसी तक, ठीक है। देयर पावर इज अटेस्टेड टू बाई एन अरब मर्चेंट सुलेमान हु विजिटेड द इंडिया इन द मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी। अब ये बात हमको कहाँ से पता चलती है, तो इस बात का प्रूफ हमको कब मिलता है कि एक अरब मर्चेंट जब सुलेमान आएंगे, ठीक है, इंडिया में, जो कि मिडिल 19th सेंचुरी में आए हैं, तो उन्होंने अपने अकाउंट में ये बात देखिए लिखी है। अब अकाउंट का मतलब हमको कई बार समझा चुके हैं। देखिए अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब उस समय के ट्रेवलर होते थे तो एक डायरी मेंटेन करते थे, और डायरी में जहाँ जहाँ जाते थे उसके विषय में लिखते थे कि यहाँ गए हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का पहनावा ऐसा है, इसका एरिया इतना बड़ा है, आर्मी इतनी बड़ी है, ये सब इसको अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। ही कॉज द पाला किंगडम रूमा, तो ये पाला किंगडम को रूमा का है, और धर्म या फिर धर्म कह लीजिए, शॉर्ट फॉर धर्मपाल, ठीक है। एंड सेज दैट पाला रूलर वॉज एट वॉर विथ हिज नाइबर्स, और ये बताएं कि पाला रूलर्स जो है अपने नाइबर्स के साथ जो है वॉर में रहे हैं, जो कि प्रतिहार्ष और राष्ट्रकूट हैं। बट हिज ट्रूप्स वेर मोर नुमेरस देन हिज एडवर्सरीज, और ये बताएं कि इनके जो ट्रूप्स हैं वो ज़्यादा थे संख्या में इनके एडवर्सरी के मुकाबले, मतलब प्रतिहारस और राष्ट्रकूटा से ज़्यादा नुमेरस रहे। ही टेल्स अस दैट इट वॉज कस्टमरी फॉर द पाला किंग टू बी accompanied बाई द फोर्स ऑफ 50,000 elephant and 10 to 15,000 men in his army were employed in fueling and washing clothes। तो देखिए ये बताया जाता है कि ऐसा ट्रेडिशन था या कस्टमरी था कि पाला किंग जो है वो जो है 50,000 एलिफेंट के द्वारा अकॉम्पेंड किए जाते हैं। 10 से 15,000 आदमी तो सिर्फ कपड़े धोने के लिए थे आर्मी में, ठीक है। अब ऐसा तो देख के यही लगता है कि फेंक रहे हैं भाई, जो बात है सही, इतने लोग कहाँ होते हैं भाई, ये कितना कपड़ा धो रहे हैं। लेकिन हाँ चलिए, तो ऐसा हो सकता है कि ये फिगर्स जो है एग्जेजरेटेड रहे हों, लेकिन इससे एक बात तो हमको पता ही चल जाती है कि पालास के पास मिलिट्री जो रही होगी वो बड़ी रही होगी, ठीक है। बट वी डू नॉट नो वेदर दे हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब हमको ये नहीं पता चलता है इससे कि उनकी आर्मी जो है लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, और वेदर देयर फोर्सेस कंसिस्टेड लार्जली ऑफ द फ्यूडल लेवीज, या फिर उनके फोर्सेस में ज़्यादातर जो है फ्यूडल्स लेवीज थे। फ्यूडल लेवीज का मतलब देखिए स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे कि अपने अंडर में फ्यूडल्स रखते थे, फ्यूडल्स को आर्मी मेंटेन करनी होती थी, और वो जो है राजा के पास अपनी आर्मी भेज देता था जब भी राजा को लड़ाई झगड़ा ये सब के इस सब में जरूरत पड़ती थी। तो देखिए अब ये नहीं पता चलता कि स्टैंडिंग आर्मी है मतलब राजा की खुद की आर्मी है या फ्यूडिटरीज द्वारा भेजी गई आर्मीज हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द पाला इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस बाई तिब्बतन क्रॉनिकल्स। अब पालास के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जो है तिब्बतन क्रॉनिकल से भी मिल जाती है। ऑल्दो दीज वर रिटन इन द 7th सेंचुरी एडी, लेकिन ये सब जो है 7th सेंचुरी एडी में देखिए लिखा गया था, जबकि ये सब जो है 7th सेंचुरी एडी में लिखा गया था। अकॉर्डिंग टू दीज द पाला रूलर वर ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजन। अब इसके मुताबिक अगर देखें तो पाला रूलर्स जो रहे हैं वो बुद्धिस्ट लर्निंग के और रिलीजन के जो है ग्रेट पैट्रन्स रहे हैं। द नालंदा यूनिवर्सिटी विच हैड बीन फेमस ऑल ओवर द ईस्टर्न वर्ल्ड वाज रिवाइव्ड बाय धर्मपाल। अब ऐसा माना जाता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो पूरे दुनिया में फेमस हुई है, ठीक है, वो जो है धर्मपाल के द्वारा ही रिवाइव की गई थी। एंड 200 विलेजेस वर सेट अपार्ट फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंसेस, और 200 विलेजेस को जो है रखा गया है जिसके चलते जो है सिर्फ इसके एक्सपेंस देखेंगे इसलिए। ही ऑल्सो फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच बिकेम सेकेंड ओनली टू द नालंदा इन फेम। तो देखिए इसके बाद देखिए इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी देखिए फाउंडेशन रखा है, ठीक है, फाउंड किया है, और ये जो है नालंदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। इट वाज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल, और ये हिल के टॉप पे देखिए लोकेटेड था, ऑन बैंक ऑफ गंगा इन मगध, और ये कहाँ था तो गंगा के बैंक पे था मगध में। एमिस प्लेजेंट सराउंडिंग्स द पाला बिल्ट विहाराज इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड। तो देखिए पालस जो है वो बहुत सारे विहार्स को बनाए जिसमें लार्ज नंबर में बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे।
इसके बाद अगर जो देखें तो कह रहा है द पाला रूलर ऑल्सो हैड क्लोज कल्चरल रिलेशन विद तिब्बत, और पाला रूलर्स का देखिए क्लोज कल्चरल रिलेशन भी देखने को मिलेगा तिब्बत के साथ। द नोटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स क्या है, संत रक्षिता एंड दीपांकर कॉल्ड अटीसा वर इन्वाइटेड टू तिब्बत। देखिए तो फेमस बुद्धिस्ट, द नोटेड बुद्धिस्ट या फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो है संत रक्षिता और जो दीपांकर जो है, जिनको अतीशा भी कहा जाता था, ये तिब्बत में देखिए इनवाइट किए गए थे। एंड दे इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, और इन्होंने देखिए एक नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को जो है इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे। एज अ रिजल्ट मैनी तिब्बतन बुद्धिस्ट फ्लॉक्ड टू द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला फॉर स्टडी, और इसके रिजल्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे तिब्बतन बुद्धिस्ट जो है वो वहाँ से यहाँ चले आए हैं नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ऑल्दो द पालाज वेयर सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म, जबकि पालाज जो है हमको सपोर्टर ऑफ मतलब बुद्धिज्म के सपोर्टर थे, दे ऑल्सो एक्सटेंडेड दैट पेट्रोनेज टू शैविज्म एंड वैनिज्म। इसके अलावा हमको ये भी देखने को मिलता है कि उन्होंने शैविज्म को और वैष्णविज्म को भी जो है पेट्रोनेज किया है। ठीक है, दे गेव ग्रांट्स टू लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु फ्लॉक टू बंगाल। अब देखिए इन्होंने जो है बहुत सारे ग्रांट्स दिए हैं, ठीक है, और बहुत सारे नंबर में ग्रांट्स दिए हैं उस सारे ब्राह्मण्स को जिन्होंने जो है नॉर्थ इंडिया से जो है बंगाल के तरफ जो है आए हैं सेटल होने के लिए। देयर सेटलमेंट हेल्प्ड इन द एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन इन द एरिया, और उनके सेटलमेंट के चलते क्या हुआ है कि कल्टीवेशन का जो एक्सटेंशन है उस एरिया में उसमें हेल्प मिली है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेनी पेस्टोरलिस्ट, और बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। फूड गेदरर्स टू सेटल डाउन टू कल्टीवेशन, और फूड गेदरर्स जो हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे कल्टीवेशन करने के लिए। द ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल हेल्प्ड इन एक्सटेंडिंग द ट्रेड। अब जो बंगाल की जो ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी है इसके चलते देखिए ट्रेड एक्सटेंशन में देखिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और कल्चरल कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, और अदर कंट्रीज जो है साउथ एशिया की, जो कि बर्मा है, मलया, जावा, सुमात्रा है, इनके साथ देखिए कल्चरल कॉन्टैक्ट्स में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है द ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया वॉज वेरी प्रॉफिटेबल। अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो ट्रेड है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। एंड एडेड ग्रेटली टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पाला एम्पायर, और ये जो पाला एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी में बहुत ही अच्छे से देखिए ऐड किया है। एंड लेड टू द इनकर्जन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम दिस कंट्री टू बंगाल। अभी ये क्या है देखने को मिलेगा कि इन कंट्रीज से जो है हमको बंगाल में सोना और चांदी आते हुए दिखेगा। ठीक है, द पावरफुल शैलेंद्र डायनेस्टी विच वॉज बुद्धिस्ट इन फेथ एंड विच रूल्ड ओवर मलया, जावा, सुमात्रा एंड द नाइबरिंग आइलैंड। तो देखिए जो पावरफुल शैलेंद्र डायनेस्टी है जो कि बुद्धिस्ट फेस की थी, और इन्होंने देखिए मलया, जावा और सुमात्रा में जो है रूल किया है, और इसके नाइबरिंग आइलैंड में भी रूल किया है। उन्होंने क्या किया है, सेंट एम्बेसीज टू पालाकोट, इन्होंने पालाकोट में एम्बेसीज भेजे हैं। एंड शॉर्ट परमिशन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री एट नालंदा, और ये इस बात की परमिशन मांगे हैं कि हम एक मोनेस्ट्री को जो है बना सके नालंदा में। एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड द पाला रूलर देवपाल टू इंडो 5 विलेजेस फॉर इट्स अपकीप, और ये भी धर्मपाल से देवपाल से जो है रिक्वेस्ट किए हैं कि 5 विलेजेस दे दिए जाएं। ठीक है, जिसके चलते जो है ये सब जो मोनेस्ट्री है इसको अपकीप में रखा जा सके। द रिक्वेस्ट वॉज ग्रांटेड एंड बियर टेस्टिमनी टू क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू एम्पायर्स। अब देखिए ये ग्रांट को जो है ये जो रिक्वेस्ट थी इसको जो है ग्रांट कर दिया देवपाल ने, और ये चीज़ जो है ये दर्शाती है कि ये दोनों एम्पायर के बीच में कितने अच्छे रिलेशंस रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारी है प्रतिहार्स की। तो अब देखिए प्रतिहार्स में कह रहा है कि द प्रतिहार्स रूल्ड ओवर कनौज फॉर लॉन्ग टाइम और ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार्स। तो देखिए जो प्रतिहार जो हैं वो कनौज पे ज़्यादा समय के लिए रूल किए हैं, और इनको गुर्जर प्रतिहार्स के भी नाम से जाना जाता है। मोस्ट स्कॉलर्स कंसिडर्ड दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गुर्जर्स हु वर पेस्टरलिस्ट एंड फाइटर्स लाइक द जाट्स। तो देखिए ज़्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इनकी जो ओरिजिन हुई है वो गुर्जर्स के द्वारा हुई है। और गुर्जर्स क्या थे, तो पेस्ट्रोलिस्ट थे और पेस्ट्रोलिस्ट थे और फाइटर्स थे, जैसे कि जाट्स थे।
द प्रतिहार्स इस्टेब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ प्रिंसिपैलिटी इन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न राजस्थान। तो अब प्रतिहार्स ने देखिए बहुत सारी सीरीज ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ को जो है इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल में और ईस्टर्न राजस्थान में। दे क्लैश द राष्ट्रकूटास फॉर द कंट्रोल ऑफ मालवा एंड गुजरात। तो अब देखिए राष्ट्रकूटास से हमेशा इनका क्लैश हुआ है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मालवा और गुजरात के कंट्रोल के लिए हुआ है। एंड लेटर फॉर कन्नौज, और बाद में कन्नौज के लिए भी हुआ है, विच इम्प्लाइड कंट्रोल ऑफ द अपर गंगा वैली, जो कि ये माना जाता था कि कन्नौज का कंट्रोल मतलब अपर गंगा वैली का कंट्रोल था। द प्रतिहाराज हु फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट द भीनमल गेन प्रोमिनेंस अगेन अंडर नागभट्ट वन। तो देखिए प्रतिहार्स जो है जिनका पहला कैपिटल देखिए हमको भीनमल में देखने को मिलता है, उनको प्रोमिनेंस कब मिली है? तो नागभट्ट वन के अंडर में मिली है, फर्स्ट के अंडर में, ठीक है। हु ऑफर्ड स्टाउट रेजिस्टेंस टू द अरब रूलर्स ऑफ द सिंध। इन्होंने देखिए अरब रूलर्स जो थे सिंध को, इनको बहुत ही तगड़ा देखिए रेजिस्टेंस दिया है। हु वर ट्राइंग टू इनक्रोच ऑन द राजस्थान, जिन्होंने देखिए जो कि राजस्थान में और गुजरात में और पंजाब में जो है इनक्रोच करने की मतलब घुसपैठ करने की कोशिश कर। द अरब्स मेड अ बिग थ्रस्ट टूवर्ड गुजरात बट वर डिसिसिवली डिफीटेड बाय द चालुक्यन रूलर ऑफ द गुजरात। देखिए अब अरब देखिए एक बिग थ्रस्ट के साथ जो है गुजरात में कोशिश की है कि हम घुस जाएं, लेकिन देखिए एक बहुत ही अच्छा खासा उनको डिफीट देखने को मिला। और ये किसके द्वारा देखने को मिला? तो चालुक्यन रूलर जो थे उस समय गुजरात में, उनके द्वारा देखने को मिला 1738 में। ऑल्दो स्मॉल अरब इनकर्जन कॉन्टिन्यूड, इसके बाद भी हमको देखिए छोटे मोटे अरब इनकर्जन्स देखने को मिल जाते हैं। द अरब सीज टू बी द थ्रेट देयर आफ्टर, अब बाद में देखिए अरब्स को धीरे धीरे अब थ्रेट नहीं रह जाएंगे। फिर कह रहा है द एफर्ट of the early Pratihara rules to extend their control over the upper Ganga valley and the Malwa were defeated by the Rashtrakuta ruler Dhruva and Gopal III। अब देखिए द प्रतिहारास का जो एफर्ट है अपना कंट्रोल एक्सटेंड करने के लिए अपर गंगा वैली में और मालवा में, बाद में देखिए ये डिफीट हो जाएगा राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवपाल और गोपाल द थर्ड के द्वारा। तो ये बाद में जो इनको डिफीट कर देंगे, और ये जो है इनकी जो मनसा है कि हम कंट्रोल कर लें, ये बस मनसा ही बनकर रह जाएगी। एंड अगेन इन 806 and 7 द राष्ट्रकूटा डिफीटेड प्रतिहारस। और देखिए 806 से 7 में देखा हमको फिर से देखने को मिलेगा कि राष्ट्रकूटा जो है प्रतिहारस को हरा देंगे। एंड देन विड्रीव टू द डेक्कन, और उसके बाद जो है डेक्कन में चले जाएंगे, लीविंग द फील्ड फ्री फॉर पालाज। और इसके चलते पाला के लिए जो है पूरा मैदान खुला हो जाएगा। देखे थे कैसे जाके धर्मपाल जो है कनौज को कैप्चर कर लिए थे, इधर इनकी लड़ाई का फायदा उठा लिए। वो नहीं कहा था 2 बिलियन लड़ती हैं तो बंदर फायदा उठा ले, वही चीज़। परहैप्स द मेन इंटरेस्ट ऑफ द राष्ट्रकूटा वर द डोमिनेशन ऑफ मालवा एंड गुजरात। तो ऐसा मानने को देखने को मिलता है, या हम मान सकते हैं कि राष्ट्रकूटास का जो मेन इंटरेस्ट था वो ये था कि देखिए मालवा और गुजरात जो है वो अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, इसका डोमिनेशन नहीं जाना चाहिए। द रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज भोज। अब रियल फाउंडर अगर जो प्रतिहारा एम्पायर की देखें और ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो जो भोज राजा थे वो जो है इसी डायनेस्टी के हैं, और इन्होंने ही देखिए इसका फाउंडेशन रखा है और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर भी माने जाते हैं। वी डू नॉट नो मच अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ भोज। अब भोज के अर्ली लाइफ के बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, या फिर ये भी नहीं पता है कि कब जो है थ्रोन पे बैठे थे। ही रीबिल्ट द एम्पायर, अब ये माना जाता है कि इन्होंने जो एम्पायर को रीबिल्ड किया है। बाई अबाउट 836 ही हैड रिकवर्ड कन्नौज, और 836 तक जो है इन्होंने कन्नौज को रिकवर कर लिया है, विच रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ प्रतिहारा एम्पायर फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। जो बाद में चल के प्रतिहारा एम्पायर के अंडर में लगभग 100 साल तक उसका कैपिटल सर्व किया, ठीक है। भोज ट्राइड टू एक्सटेंड हिज स्वे इन द ईस्ट बट ही वॉज डिफीटेड एंड चेकमेटेड बाय द पाला रूलर देवपाल। अब देखिए भोज जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने की कोशिश जो है ईस्ट में भी की है, लेकिन ये जो है डिफीट कर दिए गए किसके द्वारा? पाला रूलर देवपाल के द्वारा जो है डिफीट कर दिए गए हैं। ही देन रिटर्न टुवर्ड द ईस्ट सेंट्रल इंडिया, और बाद में देखिए सेंट्रल इंडिया में रिटर्न कर जाएंगे, एंड द डेक्कन एंड गुजरात, और डेक्कन और गुजरात के तरफ। दिस लेड टू अ रिवाइवल ऑफ
द स्ट्रगल विद द राष्ट्रकूटा। और इसके चलते क्या हो जाएगा कि राष्ट्रकूटा के साथ जो है इनका जो है जो झगड़ा था, स्ट्रगल था, वो फिर शुरू हो जाएगा। इन अ sanguinary battle on the bank of नर्मदा, भोज was able to retain his control over considerable part of मालवा। तो देखिए एक बैटल हमको देखने को मिलेगी नर्मदा के बैंक पे, जिसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि भोज जो है वो जो है काफ़ी कुछ हिस्से जो हैं मालवा के उसका जो कंट्रोल है उसको रिटेन कर लिया है, और कुछ गुजरात के पार्ट का भी देखिए कंट्रोल मिल गया है उनको। बट ही कुड प्रोग्रेस नो फर्दर इन द डेक्कन, लेकिन इससे ज़्यादा देखिए डेक्कन में जो है नहीं बढ़ पाए, इससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर नहीं पाए। हैंस ही रिटर्न हिज अटेंशन टू द नॉर्थ अगेन, और इसके चलते क्या किया इन्होंने अपना अटेंशन वापस नॉर्थ की तरफ कर लिया। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड टू द वेस्टर्न साइड ऑफ रिवर सतलुज। तो एक इंस्क्रिप्शन में हमको ये पता चलता है कि इनकी टेरिटरी जो है वो एक्सटेंड की है वेस्टर्न साइड ऑफ सतलुज तक। अरब ट्रेवलर्स टेल अस दैट द प्रतिहारा रूलर हैड अ बेस्ट कैवलरी इन इंडिया। तो अब अरब ट्रेवलर्स के द्वारा हमको ये पता मिलता है कि प्रतिहार रूलर्स जो हैं इनकी जो कैवलरी है वो बेस्ट थी पूरी इंडिया की। इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ इंडिया ट्रेड एट दैट टाइम। तो हॉर्सेस का जो इम्पोर्ट है सेंट्रल एशिया से और अरेबिया से उस समय जो है पूरे इंडिया के ट्रेड का जो है इम्पॉर्टेंट आइटम होता था। फॉलोइंग द डेथ ऑफ देवपाल एंड द वीकनिंग ऑफ द पाला एम्पायर, भोज ऑल्सो एक्सटेंडेड एम्पायर टू ईस्ट। अब देखिए जैसे ही देवपाल की डेथ होगी तो पाल एम्पायर वीक पड़ जाएगा, और इसका फायदा उठा के भोज जो है अपनी टेरिटरी को ईस्ट तक जो है एक्सटेंड कर लेंगे। द नेम ऑफ भोज इज फेमस इन लेजेंड्स, और भोज का जो नाम है वो लेजेंड्स में फेमस है। परहैप्स द एडवेंचर ऑफ द भोज इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, his gradual reconquest of his lost empire and his final recovery of Kannauj struck the imagination of his contemporaries। देखिए वही कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जो भोज का जो एडवेंचर है उनके अर्ली लाइफ का और ग्रेजुअल रिकॉन्क्वेस्ट जो रहा है उनके लॉस्ट एम्पायर को लेकर, जिससे बाद में वो रिकवरी भी किए हैं कन्नौज की, ये सारी जो देखिए सिचुएशन है इसके चलते ये है कि एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों की नज़र में। अब लोगों की नज़र में इनका अगर इनके कंटेम्प्रेरी से जो है वो कंपेयर करें तो अब भोज का नाम देखिए लेजेंड्स में फेमस है तो सही है। देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, एक बहुत हिंदी की बहुत ही फेमस कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और जो राजा भोज की बात हो रही यही वाला राजा भोज है, ये बता दे रहे हैं आपको। तो उसमें जिस राजा भोज की बात हुई है ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यही वाले राजा भोज हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। भोज वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु, और भोज जो है वो विष्णु के देखे भक्त थे, भगवान विष्णु के। एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदि वराह विच हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन सम ऑफ हिज कॉइन्स। तो देखिए और इन्होंने जो है आदि वराह का टाइटल जो है अपने आप को लिया, अपने आप को आदि वराह कहा है। ठीक है, और ये जो है ये कई जगह आपको जो है कई सिक्कों पे इंस्क्राइब देखने को मिल जाएगा। इनके टाइम पे जो सिक्के थे उसके ऊपर इंस्क्राइब करा दिया था अपना नाम। ही इज समटाइम्स कॉल्ड मिहिर भोज, कभी कभी देखिए इनको मिहिर भोज भी कहा जाता है। डिस्टिंग्विश विद द भोज ऑफ भोज परमार। और क्यों कहा जाता है कि जो उज्जैन के भोज परमार थे उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो तो काफ़ी बाद में आएंगे, लेकिन उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको मिहिर भोज कहा जाता है। ठीक है, भोज परमार दूसरे हैं। ठीक, भोज प्रोबेबली डाइड इन अबाउट 885, और ये माना जाता है कि 885 में भोज की देखिए मृत्यु हो गई है। ही वॉज ससीडेड बाई हिज सन महेंद्र पाल वन, और इन्होंने इनको जो है कौन सक्सीड किया है तो महेंद्र पाल वन जो इनके सन थे उन्होंने किया। अब महेंद्र पाल हु रूल्ड टिल अबाउट 908 to 9 मेंटेन द एम्पायर ऑफ भोज। अब जिन इन्होंने देखे 908 से लेकर 909 AD तक बस 21 साल राज किया है, और इन्होंने जो एम्पायर जो है भोज का जो एम्पायर है इसको ही जो है मेंटेन किया और इसको मगध और नॉर्थ बंगाल तक जो है एक्सटेंड कर दिया। हिज इंस्क्रिप्शन हैव आल्सो बीन फाउंड इन द काठियावाड़ ईस्ट पंजाब एंड अवध। अब इनका इंस्क्रिप्शन भी हमको देखने को मिल जाएगा कहाँ तो काठियावाड़ में, ईस्ट पंजाब में और अवध में। महेंद्र पाल fought a battle with the king of Kashmir but had to yield
टू हिम सम ऑफ द टेरिटरीज इन द पंजाब वोन बाई भोजा। तो अब देखिए महेंद्र पाल ने जो है एक बैटल लड़ी है किंग ऑफ कश्मीर से, ठीक है, और इनको जो है यील्ड करना है कुछ टेरिटरी जो कि पंजाब में भोज के द्वारा जीती गई थी, ठीक है। द प्रतिहाराज दस डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया फॉर ओवर 100 ईयर्स। और प्रतिहार जो है इस तरह देखिए आपको 100 साल तक जो है देखने को मिल जाएगा कि इसको डोमिनेट करेंगे एरिया को। फ्रॉम द अर्ली 9th टू मिडिल ऑफ द 10th सेंचुरी, अर्ली 9 से लेकर मिडिल ऑफ 10th सेंचुरी। तो अल मसूदी नेटिव ऑफ बगदाद हु विजिटेड गुजरात इन 1950 टेस्टिफाई। तो कह रहे देखिए अल मसूदी जो है तो बगदाद के रहने वाले हैं, ये गुजरात में विजिट किया 1915 से 16 में, और ये टेस्टिफाई करते हैं कि टू द ग्रेट पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ प्रतिहारा रूलर्स एंड वास्टनेस ऑफ देयर एम्पायर। तो ये इस बात को टेस्टिफाई करते हैं कि कितना पावरफुल ये राजा थे और इनकी क्या प्रेस्टीज रही थी और कितना वास्ट इनका एम्पायर था। ही कॉज द गुर्जर पथियार किंगडम अल जुज्र। तो इन्होंने गुर्जर पथियार किंगडम को जो है अल जुज्र कहा है, अ करप्ट ऑफ गुर्जर। तो ये कहने उधर गुर्जर करने की कोशिश किया, जानते ही हैं उधर का रहने वाले लोग नहीं गुर्जर बोल पाएंगे तो जुज्र ही मुंह से निकल गया, इसलिए अल जुज्र का है। एंड द किंग बोरा प्रोबेबली मिसप्रोनाउंस्ड ऑफ आदिवरा द टाइटल यूज्ड बाय भोज। तो अब देखिए उस समय किंग जो बुरा है इनका जो प्रोबेबली मिस प्रोनाउंसिएशन हो गया होगा आदिवरा का टाइटल जो कि भोज द्वारा लिया था। ऑल दो भोज है डाइड बाई दैट टाइम, और अब तक जो है भोज तो डाई कर ही गए थे। अल मसूदी says that the empire of जुज्र had 1,80,000 विलेजेस। अब अल जो जुज्र के मुताबिक माने सॉरी मसूदी के अल मसूदी के बात को अगर जो माने तो जुज्र में हमको ये देखने को मिलता है कि 1,80,000 विलेज थे, ठीक, सिटीज थी, रूरल एरियाज थे, और लगभग 2,000 किलोमीटर का डिवीजन था, 2,000 किलोमीटर का लेंथ था और 2,000 किलोमीटर का ब्रेथ था। द किंग आर्मी हैड 4 डिवीजन्स, और किंग की आर्मी 4 डिवीजन में थी, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 7 लाख टू 9 लाख मैन, और एक में 7 से 9 लाख मैन था। विद द आर्मी ऑफ द नॉर्थ ही फाइट अगेंस्ट द रूलर ऑफ मुल्तान। अब ऐसा माना जाए इनके मुताबिक माने तो नॉर्थ में जो है आर्मी वो मुल्तान से लड़ती थी और अदर मुस्लिम से लड़ती थी, हु लैंड देमसेल्फ विद हिम, ठीक। आर्मी ऑफ साउथ फॉट अगेंस्ट राष्ट्रकूटा, और साउथ की आर्मी राष्ट्रकूटा से लड़ती थी। दैट ऑफ ईस्ट अगेंस्ट पालास, और ईस्ट की आर्मी जो है वो पाला से लड़ती थी। ही हैड ओनली 2,000 एलिफेंट ट्रेंड ऑफ वॉर, और ऐसा बताएं कि सिर्फ 2,000 एलिफेंट ही ऐसे थे जो वॉर के लिए ट्रेंड थे। बट द बेस्ट कैवेलरी ऑफ एनी किंग इन द कंट्री, लेकिन जितने भी किंग थे उस समय उन सबों के टाइम की सबसे बेस्ट कैवेलरी इनके पास थी। द प्रतिहारस वर पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, और प्रतिहार जो है वो लर्निंग और लिटरेचर के पैटर्न हैं। द ग्रेट संस्कृत पोएट ड्रामेटिस्ट राजशेखर, तो देखे ग्रेट संस्कृत पोएट जो हैं या ड्रामेटिस्ट जो हैं जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा भी लिखे हैं, राजशेखर लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ महिपाल अ ग्रैंड सन ऑफ भोजा। तो ये जो है महिपाल के कोर्ट में रहे हैं जो कि ग्रैंड सन थे भोज के। द प्रतिहार ऑल्सो एम्बलिस्ड कनौज विथ मैनी फाइन बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स, और प्रतिहार ने भी जो है कनौज में बहुत सारी बिल्डिंग्स और फाइन टेम्पल्स बनवाए हैं, ये देखने को मिलता है। ड्यूरिंग 8th and 9th सेंचुरी मैनी इंडियन स्कॉलर वेंट विथ एम्बेसीज टू द कोर्ट ऑफ कैलिफ एट बगदाद। तो अब देखिए 8th और 9th सेंचुरी के समय हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स जो हैं एम्बेसीज के साथ जो है कैलिफ के कोर्ट में पहुंचे हैं बगदाद में। दीज स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस इंडियन साइंसेस, और ये स्कॉलर्स क्या किए हैं, इंडियन साइंसेस को इंट्रोड्यूस किया है, स्पेशली मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और मेडिसिन टू अरब वर्ल्ड, और मेडिसिन जो है अरब वर्ल्ड, ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया अरब वर्ल्ड में। वी डू नॉट नो द नेम ऑफ द इंडियन किंग्स हु सेंट देयर एम्बेसी, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन से किंग हैं जिन्होंने एम्बेसीज भेजी है। द प्रतिहारा वर वेल नोन फॉर देयर हॉस्टिलिटी टू द अरब रूलर्स ऑफ सिंध, और प्रतिहारा जो है अपनी जो है अच्छी हॉस्टिलिटी के लिए जाने जाते थे अरब रूलर्स जो थे सिंध में उनके द्वारा।
फिर कह रहा है डिस्पाइट दिस इट सीम्स दैट मूवमेंट ऑफ स्कॉलर्स एंड गुड्स बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट एशिया कॉन्टिन्यूड इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस सब चीज़ के अलावा हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो मूवमेंट ऑफ स्कॉलर्स है, ठीक है, और गुड्स हैं, मतलब जो सामान की मूवमेंट है, इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में देखिए इस समय तक कंटिन्यू देखने को मिल जाता हमको। बिटवीन 1915 एंड 1918 द राष्ट्रकूटा किंग इंद्र थर्ड अगेन अटैक्ड कन्नौज। तो 1915 से 18 के बीच में 1915-18 में ये देखने को मिलता है कि उसमें जो राष्ट्रकूटा किंग थे इंद्र थर्ड, इन्होंने अगेन जो है अटैक कर दिया कन्नौज पे एंड डेवास्टेटेड द सिटी, और सिटी को एकदम विध्वंस कर दिया, डेवास्टेट कर दिया। दिस वीकेंड द प्रतिहारा एम्पायर, और ये प्रतिहारा एम्पायर को वीक कर दिया। एंड गुजरात प्रोबेबली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटा, और गुजरात का ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे राष्ट्रकूटा के अंदर में चला गया है। फॉर अल मसूदी टेल्स अस दैट प्रतिहारा एम्पायर हैड नो एक्सेस टू सी, और ये हमको अल मसूदी द्वारा पता चलता है कि प्रतिहारा एम्पायर के पास जो है कोई एक्सेस तो था नहीं सी को लेके। द लॉस ऑफ गुजरात विच वॉज द हब ऑफ द ओवरसी ट्रेड and the main outlet of the North Indian goods to West Asian was another blow to Pratyahara। तो अब देखिए जैसे गुजरात का लॉस हो गया, ठीक है, तो गुजरात उस समय हब माना जाता था, ठीक है, ओवरसी ट्रेड का, और मेन आउटलेट था नॉर्थ इंडियन गुड्स का वेस्ट एशियन कंट्री के लिए, ठीक है। अब इसके चलते क्या प्रतिहार पे एक और मतलब ये अटैक ही है एक तरह का, तो एक और दिक्कत प्रतिहार के लिए पैदा हो गई। एनदर राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थर्ड, एक और राष्ट्रकूटा रूलर जो कृष्णा थर्ड थे, इन्होंने इन्वेड कर दिया नॉर्थ इंडिया को लगभग 963 एडी में, और डिफीट कर दिया प्रतिहार रूलर्स को। दिस वाज फॉलोड बाय द रैपिड डिसोल्यूशन ऑफ द प्रतिहार एम्पायर, और ये जो है धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या बहुत ही रैपिड डिसोल्यूशन हो गया इसके चलते प्रतिहार एम्पायर का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये एक मैप दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, मैप को ऐसे ही याद कर लीजिए, हम बता रहे हैं। इसमें देखिए आपको 2-4 चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि कब कहाँ पे कौन रहा है। देखिए इधर आप देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा गजनी किंगडम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शाही देखने को मिल जाएंगे, फिर पश्तो, मुल्तान, नैनापुर, गुजर प्रतिहार से आपको देखने को मिल जाएंगे। पाला और सेना आपको देखिए यहाँ मुंगीर के पास देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए परमार्स देखने को मिल जाएंगे अचलपुर के पास, राष्ट्रकूटास देखिए मनखेत के पास देखने को मिल जाएंगे, और चोलास देखिए ये क्यों जरूरी है, जरूरी देखिए यहाँ कालाचूरी भी देखने को मिल जाए त्रिपुरी के पास। जरूरी इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ है। कभी अगर जो नहीं समझ में आए, मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, ये 3 का बताना है, आप तीनों को प्लॉट कर दीजिए। गुर्जर प्रतिहार को प्लॉट कर दीजिए, ठीक, राष्ट्रकूटास को प्लॉट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए चोलास को जो है प्लॉट कर दीजिए। अब तीनों को प्लॉट करने के लिए बता दिए कौन कैसे किससे किससे लड़ा है, सीधी बात है। इधर पालास को प्लॉट कर दीजिए, ठीक, यहाँ पाला हो जाएंगे, यहाँ राष्ट्रकूटा हो जाएंगे, गुजर देख ही रहे होंगे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक। सारा बीच में आकर हमेशा लड़ते थे तीनों एक दूसरे से, कभी ये इससे लड़ता, कभी वो उससे लड़ता था, कभी राष्ट्रकूटा लड़ते थे गुर्जर प्रतिहार पाला से, और पाला गुर्जर प्रतिहार और परमार से, यही चलता था इनके बीच में, लड़ाइयाँ चलती रही। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए बारी आ गई है राष्ट्रकूटास की, ठीक है। तो अब करेंगे राष्ट्रकूटास। तो अब राष्ट्रकूटा में कह रहा है वाइल द पालास एंड प्रतिहारास वेर रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया द डेक्कन वॉज बींग रूल्ड बाई राष्ट्रकूटास, अ रिमार्केबल डायनेस्टी विच प्रोड्यूस अ लॉन्ग लाइन ऑफ वॉरियर्स एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो देखिए कह रहा है जब पाला और प्रतिहारस देखिए नॉर्थ इंडिया को रूल कर रहे थे, तो वहीं पे डेक्कन में देखिए तो राष्ट्रकूटा का रूल चल रहा था, और ये बहुत ही अच्छी डायनेस्टी रही है, ठीक है, अपने टाइम पे। और इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे वॉरियर और एबल एडमिनिस्ट्रेटर देखिए निकल के सामने आए हैं। कह रहा है द किंगडम वॉज फाउंडेड बाई दंती दुर्ग हु वॉज सेट अप हिज कैपिटल एट मनखेत और मलखेद नियर मॉडर्न सोलापुर। तो देखिए दंती दुर्ग जो है, इन्होंने जो है इस किंगडम की फाउंडेशन रखी थी, और इन्होंने अपने कैपिटल को मनखेत में रखा है, अब मलखेत के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न डे सोलापुर में है, ये सोलापुर के पास है। कह रहा है द राष्ट्रकूटा सून डोमिनेटेड द इंटायर एरिया ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र। अब राष्ट्रकूटा जल्द ही देखिए हमको पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र एरिया को डोमिनेट करते हुए दिख जाएंगे। दे ऑल्सो engaged with Pratiharas for overlordship of Gujarat and Malwa
एज वी हैव सीन। तो वही कह रहा है कि जैसे कि हम पहले देखे थे कि इनका एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा प्रतिहार के साथ चला है गुजरात और मालवा के ओवरलॉर्डशिप को लेकर, ठीक है। ऑल्दो देयर रेड्स डिड नॉट रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर टू द गंगा वैली, जबकि इनके रेड्स का रिजल्ट कभी ये नहीं हुआ है कि इन्होंने अपने एम्पायर का एक्सटेंशन किया हो गंगा वैली तक। दे ब्रॉट रिच प्लंडर एंड एडेड द फेम ऑफ द राष्ट्रकूटा। तो ये ज़्यादातर क्या करते थे कि जाते थे वहाँ पे वॉर करते थे और वहाँ से जो है वॉर बूटी कलेक्ट करके ले आते थे, जिससे राष्ट्रकूटास का फेम और बढ़ता था। अब कह रहा है राष्ट्रकूटा ऑल्सो फॉट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी इन मॉडर्न आंध्र प्रदेश एंड इन साउथ अगेंस्ट पल्लव ऑफ कांची एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई। तो कह रहा है देखिए राष्ट्रकूटा देखिए कॉन्स्टेंटली जो है ईस्टर्न चालुक्य जो है वेंगी के इनके साथ भी जो है हमेशा फाइट में इंडल्ज रहे। फिर साउथ में पल्लव ऑफ कांची और पांड्याज ऑफ मदुरई के साथ इंडल्ज रहे। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर वर गोविंद थर्ड 793 to 814 एंड अमोघ वर्ष 814 to 878। तो कह रहा है देखिए राष्ट्रकूटा के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स अगर जो देखें तो एक तो है गोविंद द थर्ड, तो ये देखिए आपको 793 से लेकर 814 एडी तक जो है इनका रेंज देखने को मिलेगा। और एक है अमोघ वर्ष, इनका रेंज आपको 814 से लेकर 878 एडी तक देखने को मिलेगा। वाइल सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट नागभट्टा ऑफ कनौज एंड द एनेक्सेशन ऑफ मालवा गोविंद थर्ड टर्न टू साउथ। देखिए जैसे ही जब गोविंद थर्ड ने जो है कनौज में जो है नागभट्ट के ऊपर अटैक किया और जो है मालवा तक एक्सटेंशन कर दिया अपने टेरिटरी का, और ये जब सारा एक्सपेडिशन इनका सक्सेसफुल हो गया है तो ये देखिए अब साउथ के तरफ ये चले गए। वी आर टोल्ड इन एन इंस्क्रिप्शन दैट गोविंदा टेरिफाइड द केरला। तो एक इंस्क्रिप्शन में हमको ये देखने को मिलता है कि गोविंदा ने जो है केरला को जो है एकदम टेरिफाइड कर दिया है, पांड्याज एंड चोला किंग्स, और पांड्याज और चोला किंग्स को भी, एंड कॉज द पल्लव्स टू विचर, एंड पल्लव्स को जो है विदर के लिए जो है वो फोर्स कर दिया है। द गंगा ऑफ कर्नाटका हु बिकेम डिससेटिस्फाइड थ्रू बेसनेस वर बाउंड डाउन विद द फेटर्स एंड मेट विद दैट। तो देखिए गंगा जो थे कर्नाटका के, इन्होंने जो है अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखाया और अल्टीमेटली जो है इनको घुटनों पे ला दिया गया और डेथ से इनकी मतलब मुलाकात मतलब डेथ इनको दे दिया गया। फिर कहा द किंग ऑफ लंका एंड हिज मिनिस्टर हु हैड बीन नेग्लिजेंट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये अब किंग ऑफ लंका है, उनका मिनिस्टर है, उनका देखिए इंटरेस्ट ही निग्लिजिबल था। वर कैप्चर्ड एंड ब्रॉट ओवर द प्रिजनर्स टू हालपुर, और इनको कैप्चर कर लिया गया और इनको देखिए प्रिजनर बना के हालपुर में ले आया गया। टू स्टैचू ऑफ लॉर्ड लंका ओवर कैरीड टू मनखेत, और लॉर्ड लंका का 2 स्टैचू जो है मनखेत तक उठा के लाया गया। एंड स्टैंड लाइक अ पिलर ऑफ विक्ट्री, और इसको इंस्टॉल कर दिया गया, ये स्तंभ रहेंगे हमेशा हमारी विक्ट्री को जो है दिखाते रहेंगे कि हमने इनके ऊपर जीत हासिल की थी। और ये सब कहाँ है तो शिव टेम्पल के सामने। अमोघ वर्षा रूल्ड फॉर 64 years बट बाई टेम्परामेंट ही प्रीफर्ड द परस्यूट ऑफ रिलीजन लिटरेचर टू द वॉर। तो देखिए अमोघ वर्षा जो है 64 साल तक राज किया है, लेकिन अगर जो टेम्परामेंट देखें तो इन्होंने रिलीजन और लिटरेचर को जो है ज़्यादा प्रीफरेंस दी है वॉर के मुताबिक। अगर जो देखें तो ही वॉज हिमसेल्फ एन ऑथर, वो खुद भी एक ऑथर थे, एंड इज क्रेडिटेड विद राइटिंग द फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स। और इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो है पहली पोएटिक बुक जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी है, कन्नड़ लैंग्वेज की पहली पोएटिक बुक इनके द्वारा लिखी गई है। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, और ये बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं। एंड सेड टू हैव बिल्ड द कैपिटल सिटी ऑफ मनखेत, तो ऐसा माना जाता है कि कैपिटल सिटी ऑफ मनखेत जो है इन्होंने ही बनाया है, सो एज टू एक्सेल द सिटी ऑफ इंद्रा। देयर वर मैनी रिवेलियंस इन फार फ्लंग राष्ट्रकूटा एम्पायर। अब देखिए एंड अंडर अमोघ वर्षा, तो कह रहा है कि देखिए बहुत सारे देखिए रिवेलियंस हमको देखने को मिलते हैं राष्ट्रकूटा एम्पायर में, अमोघ वर्षा के अंडर में। दिस कुड बी बेयरली कंटेंड एंड बिगेन अफ्रेश आफ्टर हिज डेथ। और ये देखिए
बेयरली कंटेन किए गए हैं और ये सारे जो हैं उनके डेथ, अमोघ वर्षा के डेथ के बाद जो है स्टार्ट हुए हैं। हिज ग्रैंड सन इंद्र थर्ड री इस्टेब्लिश द एम्पायर, इनका जो ग्रैंड सन है इंद्र थर्ड, ये एम्पायर को री इस्टेब्लिश किए। आफ्टर द डिफीट ऑफ महिपाल एंड द सैक ऑफ कनौज इन 1950, इंद्र थर्ड वॉज मोस्ट पावरफुल लीडर इन हिज टाइम्स। तो देखिए जैसे ही महिपाल को ये डिफीट कर दिए और सैक ऑफ कनौज को 1915 में डिफीट कर दिया, तो इसके बाद इंद्र थर्ड जो हैं वो अपने टाइम के मोस्ट पावरफुल रूलर्स में से एक हैं, बन गए। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू अल मसूदी हु विजिट इंडिया एट द टाइम, राष्ट्रकूटा किंग बालहर और वल्लभ राजा वॉज ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अब अल मसूदी की मान है, ठीक है, तो इंडिया को इन्होंने विजिट किया उसी टाइम पे, तो इनके मुताबिक राष्ट्रकूटा किंग जो वल्लभ राजा हैं या वल्लभरा हैं, ये जो है सबसे ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं इंडिया के। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड हिज सुजर्निटी, और ज़्यादातर जो है इंडियन रूलर्स हैं इनकी छत्र छाया में रहना पसंद किए हैं। एंड रिस्पेक्टेड हिज इनवॉइस, और इनके इनवॉइस को भी देखिए रिस्पेक्ट किया है। ही पोजेस लार्ज आर्मी एंड इनन्यूमरेबल एलिफेंट, और ऐसा कहा है ये कि इनके पास जो है लार्ज आर्मी थी और इनन्यूमरेबल एलिफेंट्स भी थे। कृष्णा थर्ड देखिए 1934 टू 1963, ही वॉज द लास्ट इन द लाइन ऑफ ब्रिलियंट रूलर। तो ये ब्रिलियंट रूलर्स के सबसे अंतिम रूलर में से एक है कि जो ब्रिलियंट रहा। ही वॉज इंगेज इन द स्ट्रगल अगेंस्ट परमार ऑफ मालवा। अब ये देखिए हमेशा ये जो है परमार ऑफ मालवा के साथ जो है स्ट्रगल में इंगेज रहे हैं। एंड द ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी, और ईस्टर्न चाणक्य ऑफ वेंगी के साथ भी इंगेज रहे हैं। ही ऑल्सो लॉन्च द कैंपेन अगेंस्ट द चोला रूलर ऑफ तंजौर। अब इन्होंने देखिए एक कैंपेन को लॉन्च किया, किसके खिलाफ? द चोला रूलर ऑफ तंजौर जो थे उनके खिलाफ। हु हैड सप्लीमेंटेड द पल्लव ऑफ कांची, और ये इसलिए क्या, क्योंकि इन्होंने जो है ये जो चोला रूलर है इन्होंने पल्लव ऑफ कांची को सप्लीमेंट किया था, सप्लांट किया था, ठीक है। कृष्णा थर्ड डिफीटेड द चोला किंग, और कृष्णा थर्ड ने देखिए चोला किंग परांतक फर्स्ट को जो है डिफीट कर दिया एंड और एनेक्स कर लिया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चोला एम्पायर को। ही देन प्रेस्ड डाउन रामेश्वरम एंड सेट अप पिलर ऑफ विक्ट्री देयर, और बाद में इन्होंने देखिए रामेश्वरम को प्रेस डाउन कर दिया है और यहाँ पे भी अपने विक्ट्री का पिलर जो है सेटअप कर दिया है। एंड बिल्ट अ टेम्पल, और एक टेम्पल भी बिल्ड कराया। आफ्टर हिज डेथ हिज अपोनेंट यूनाइटेड अगेंस्ट हिज सक्सेसर। इनके डेथ के बाद देखिए इनके जितने भी अपोनेंट थे वो सारे ही एक साथ यूनाइट हो गए हैं और इनके सक्सेसर के खिलाफ। द राष्ट्रकूटा कैपिटल मलखेद वॉज सैक्ड एंड बर्न इन 1972। अब राष्ट्रकूटा कैपिटल मलखेद जो है इसको सैक कर दिया गया और बर्न कर दिया गया है 1972 में। इट मार्क द एंड ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर, और इसी के साथ जो है राष्ट्रकूटा एम्पायर का जो है एंड हो जाता है। द राष्ट्रकूटा रूल इन डेक्कन दस लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, ठीक है, टिल द एंड ऑफ 10th सेंचुरी। इसलिए राष्ट्रकूट रूलर अगर जो हम देखें तो ये डेक्कन में जो है ऑलमोस्ट 200 साल तक रहा है, ठीक है, मतलब एंड ऑफ 10th सेंचुरी तक हमको देखने को मिल जाता है। द राष्ट्रकूटा रूलर वर टॉलरेंट in the religious views and patronized not only Shaivism and Vaishnavism but Jainism as well। तो राष्ट्रकूटा रूलर्स जो हैं वो रिलीजियस व्यूज़ को लेकर थोड़े टॉलरेंट टाइप के थे और अदर रिलीजन्स को भी जो है पेट्रोनाइज किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ शैविज्म और वैष्णविज्म को ही पेट्रोनाइज किया है, इन्होंने देखिए कुछ पेट्रोनिज्म जैनिज्म को भी दिया। द फेमस रॉक का टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा फर्स्ट। तो फेमस रॉक का टेम्पल जो है एलोरा में, जो शिव जी का टेम्पल है, वो देखिए राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण वन के द्वारा ही बनाया गया था 9th सेंचुरी में। हिज सक्सेसर अमोघ वर्षा इज सेड टू हैव बीन अ जैन बट बी ऑल्सो पेट्रोनाइज अदर फेथ। तो ऐसा माना जाता है कि इनके जो सक्सेसर है कृष्ण फर्स्ट के अमोघ वर्ष जो है ये एक जैन थे, लेकिन इन्होंने अदर फेथ्स को भी जो है पेट्रोनाइज किया है। द राष्ट्रकूटा अलाउड द मुस्लिम लीडर्स टू सेटल। राष्ट्रकूटा ने देखिए मुस्लिम लीडर को भी सेटल करने के लिए अलाउड किया है, परमिट किया है इस्लाम को प्रीच होने के लिए और उनके डोमिनियंस को भी। वी आर टोल्ड दैट द मुस्लिम एंड देयर ओन हेडमैन and had large mosque of their daily prayers in many coastal towns in the राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो हमको देखिए ये भी देखने को मिल जाएगा कि मुस्लिम रूलर्स जो हैं और उनके हेडमैन जो हैं उन्होंने लार्ज मॉस्क का भी सेटअप किया है कोस्टल टाउन्स जो भी रहे हैं राष्ट्रकूटा एम्पायर में, उसमें डेली प्रेयर्स को करने के लिए।
दिस टॉलरेंट पॉलिसी हेल्प टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड विद द एंजिस्ट राष्ट्रकूटास। और ये टॉलरेंट पॉलिसी जो है इसके चलते हमको देखने को मिलता है कि फॉरेन ट्रेड जो है ये काफ़ी एनरिच रहा है राष्ट्रकूटास के अंदर में। फिर कह रहा है राष्ट्रकूटा किंग वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो राष्ट्रकूटा किंग्स जो है ये ग्रेट पैटर्न है आर्ट्स और लेटर्स के। इन देयर कोर्ट वी find not only Sanskrit scholars but also poets and other who wrote in the Prakrit and in Abhramsha and so-called corrupt languages which we foreruns from the various modern Indian languages। तो ये हमको ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि इनके कोर्ट में ना कि सिर्फ संस्कृत स्कॉलर बल्कि हमको पोएट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में, प्राकृत में या फिर अपभ्रंशा में लिखते थे, या फिर कोई अगर जो अदर करप्ट हुई लैंग्वेज है जो कि इंडियन लैंग्वेज से करप्ट होकर बनी है, जैसे कि आप देख लीजिए ब्रज वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के लैंग्वेज के भी लोग वहाँ पे रहे हैं। द ग्रेट अपभ्रंशा पोएट स्वयंभू एंड हिज सन प्रोबेबली लिव्ड इन द राष्ट्रकूटा कोर्ट। तो ऐसा माना जाता है कि ग्रेट अपभ्रंशा के जो पोएट हैं स्वयंभू और इनके जो लड़के हुए हैं ये दोनों लोग, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूटा कोर्ट में रहते थे, राष्ट्रकूटा कोर्ट के मेंबर थे। देखिए कह रहा है पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉलिटिकल आइडियाज और ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज एम्पायर वर बेस्ड ऑन आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो देखिए इस समय ये जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो रहा है इन एम्पायर्स में, ठीक है, वो बेसिकली जो है किसके ऊपर बेसिस है, तो जो गुप्ता एम्पायर और का जो आइडिया था और जो प्रैक्टिसेस थी उसके ऊपर बेस रहा है। हर्षास किंगडम इन द नॉर्थ, और हर्षा किंगडम का नॉर्थ में, और चालुक्यास का जो रहा है डेक्कन में, उस पे डेक्कन में, ठीक है। एज बिफोर द मोनार्क वॉज द सेंटर ऑफ ऑल अफेयर्स। जैसा कि हम पहले भी देखें मोनार्क जो है हमेशा सेंटर रहता था सारे अफेयर्स का। ही वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये देखने को मिलता है कि ये जो है हेड रहते थे एडमिनिस्ट्रेशन के भी और कमांडर इन चीफ भी होते थे आर्म फोर्सेस के। ही सैट इन अ मैग्निफिसेंट दरबार, और ये जो कई सारे दरबार में भी देखिए बैठते हुए मिल जाएंगे। स्क्वाड्रंस ऑफ इन्फेंट्री एंड कैवेलरी वेयर स्टेशनड इन द कोर्टयार्ड। अब स्क्वाड्रंस जो है इन्फेंट्री के और कैवेलरी के ये स्टेशन थे कहाँ, तो कोर्टयार्ड में। कैप्चर वॉर एलिफेंट एंड हॉर्सेस वेयर परेडेड बिफोर हिम, और जो एलिफेंट्स और हॉर्स जो कैप्चर किए गए थे वो इनके सामने परेड किए जाते थे। देखिए अब ऐसा क्यों किया जाता था, बेसिकली मतलब भौकाल दिखाने के लिए कि भैया इस बात मैं इतना लोग को जीत के ले आए, ये वो, समझ रहे नहीं बात को, तो इसीलिए ऐसा होता था, ठीक है। ही वॉज अटेंडेड बाई रॉयल चैम्बरलिन्स। तो देखिए रॉयल चैम्बरलिन्स के द्वारा अटेंडेड थे। हु रेगुलेटेड द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द वेसल चीफ्स, जो ये रेगुलेट करते थे कि कौन वेसल चीफ कब आएगा और कब जाएगा। वेसल चीफ्स है या फ्यूडिटरीज है, एम्बेसडर है या फिर अदर ऑफिशियल है जो रेगुलरली जो है किंग को विजिट करते थे, ठीक है। द किंग ऑल्सो डिस्पेंस जस्टिस, किंग जो है जस्टिस भी डिस्पेंस करते थे, मतलब जस्टिस भी सुनाते थे, ठीक है। द कोर्ट वॉज नॉट ओनली अ सेंटर ऑफ पोलिटिकल अफेयर्स एंड जस्टिस बट द कल्चरल लाइफ एज वेल। तो देखिए अब कोर्ट जो है ऐसा नहीं था सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर और जस्टिस का कोर्ट था, ये कल्चरल लाइफ का भी जो है कोर्ट रहा है। डांसिंग गर्ल एंड स्किल्ड म्यूजिशियंस अटेंडेड द कोर्ट। अब डांसिंग गर्ल्स जो हैं और स्किल्ड म्यूजिशियंस जो हैं ये भी कोर्ट को अटेंड किए। वुमेन्स ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड ऑल्सो अटेंडेड द दरबार ऑफ फेस्टिव ओकेजन। अब देखिए जो वुमेन है किंग्स हाउस होल्ड की वो भी जो है दरबार को जो है अटेंड करती थी फेस्टिव ओकेजन्स पे। ये ध्यान रखेंगे जब कोई फेस्टिव ओकेजन होता था उस समय पे सिर्फ अटेंड करती थी, ठीक है। इन राष्ट्रकूटा एम्पायर अकॉर्डिंग टू अरब राइटर्स वुमेन डिड नॉट वेल देयर फेसेस। देखिए राष्ट्रकूटा एम्पायर में अगर जो हम अरब राइटर्स की माने तो वुमेन जो है अपना फेस नहीं दिखाती थी, ठीक है। द किंग्स पोजिशन वॉज जनरली हेरिडेटरी, और किंग का जो पोजिशन है वो जनरली हेरिडेटरी होता था। थिंकर्स ऑफ द टाइम emphasized absolute loyalty and obedience to king because of the insecurity of the times। तो ऐसा माना जाता है, थिंकर्स ये मानते हैं कि जो भी उस समय के लोग थे वो जो है एब्सोल्यूट लॉयल्टी और ओबीडियंस दिखाते थे किंग को। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इनसिक्योरिटी बहुत होती थी, कब कौन कहाँ से अटैक करके चला है कोई भरोसा ही नहीं। वॉर वॉज फ्रीक्वेंट बिटवीन किंग्स, वॉर फ्रीक्वेंट था किंग्स के बीच में।
एंड बिटवीन किंग्स एंड देयर वेसल, और किंग्स और उनके वेसल के बीच में भी वॉर हो जाता था। वाइल किंग स्ट्रोव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम, देखिए किंग जो है हमेशा जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है अपने किंगडम में मेंटेन करने की कोशिश करता था। देयर आर्म्स रेयरली एक्सटेंडेड फार एनफ, लेकिन उनका आर्म देखिए कहाँ तक, कोई कहाँ तक कर देगा बताइए, बहुत बड़ा, यहाँ से लेके पता चले दिल्ली तक हमारा ही किंगडम है, यूपी से दिल्ली तक, तो सब जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यहाँ से बैठ के तो आसान नहीं है, तो हमेशा कोशिश ही रह जाती थी ये, ठीक है। वेसल रूलर्स एंड ऑटोनोमस चीफ ऑफन लिमिटेड द एरिया ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंग। अब वेसल रूलर्स और ऑटोनोमस चीफ जो है ये हमेशा जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है किंग का उसको लिमिट कर देते थे, उसके एरिया को लिमिट कर देते थे। ऑल्दो द किंग अडॉप्टेड इज साउंडिंग आर्टिकल सच एज महाराजा अधिराज परम भट्टरक ईटीसी, तो वही कह रहा है कि जबकि किंग जो है अलग अलग टाइटल्स, साउंडिंग टाइटल्स अडॉप्ट करते हैं, महाराजा धीराज मतलब राजाओं के राजा, परम भट्टक, ठीक है, ये सब टाइटल हमेशा जो है ये अडॉप्ट करते थे। एंड क्लेम टू बी चक्रवर्ती, और ये क्लेम करते थे कि ये चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती का मतलब सुप्रीम होता है जितने भी इंडियन रूलर हैं उनके बीच में। अ कंटेम्परेरी राइटर मेद अतिथि थिंक्स दैट इट वॉज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू बियर आर्म्स इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द थीव्स एंड असासिन। तो अब एक कंटेम्परेरी राइटर जो इस समय कह रहा है मेद अतिथि, इनका यह मानना था कि हर इंडिविजुअल के पास देखिए आर्म रखने की जो है राइट होनी चाहिए, क्योंकि मानिए कोई चोर डकैत आ गया तो भाई, या फिर कोई उनको मारने आ गया, कोई असासिन आ गया, तो एक आर्म तो होना चाहिए, मतलब कोई एक हथियार तो होना चाहिए जिससे वो लड़ पाएँ, ठीक है, और अपने आप को बचा पाएँ। ही ऑल्सो थिंक्स दैट इट वॉज अ राइट टू अपोज एन अनजस्ट किंग, और ऐसा भी इनका मानना था कि कोई अगर जो किंग ऐसा है जो अनजस्ट है, मतलब अनजस्ट का मतलब ये है कि बेईमान है, ठीक है, तो उसको जो है अपोज करें जनता। दस द एक्सट्रीम व्यू ऑफ लॉयल राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉरवर्ड मेनली इन द पुराणास, ठीक है, इसलिए देखिए एक्सट्रीम रॉयल राइट्स जो हैं और प्रिविलेजेस जो हैं वो जो है पुट फॉरवर्ड में, ये सब ज़्यादातर जो है पुराण्स में ही हमको देखने को मिल जाएगा। वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल थिंकर्स, और ये देखिए सारे थिंकर्स के द्वारा एक्सेप्टेड भी नहीं था। द रूलर्स अबाउट सक्सेशन वर नॉट रिजिडली फिक्स्ड, अब रूलर्स जो है सक्सेशन के लिए रिजिडली कोई फिक्स नहीं था, नहीं इनका बेटा ही बने, ठीक है। द एल्डेस्ट सन ऑफन सेसीडेड, ज़्यादातर केस में जो है जो बड़ा बेटा होता था वही से सीट करता था, बट देयर आर मैनी इंस्टेंसेज वेयर द एल्डेस्ट सन हैड टू फाइट विथ यंगर ब्रदर। अब बहुत सारा इंस्टेंस हमको ऐसा भी देखने को मिल जाता है जिसमें जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसको अपने छोटे भाई से लड़ना पड़ता था, और कभी कभी उनसे हार भी जाते थे, ठीक है। दस द राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव एंड गोविंद फोर डिपोज देयर एल्डर ब्रदर्स, और ये देखने को हमको कब मिलता है कि राष्ट्रकूटा रूलर्स जो हैं ध्रुव और गोविंद फोर ये अपने एल्डर ब्रदर्स को हरा के ही राजा बने। सम टाइम रूलर्स डेजिग्नेटेड द एल्डेस्ट सन एज द अनदर फेवरेट सन एज देयर युवराज और सक्सेसर, कभी कभी देखिए राजा ही जो होता था वही अपने एल्डेस्ट सन को या फिर कोई और जो उसका फेवरेट लड़का होता था उसको युवराज घोषित कर देता था। युवराज का मतलब होता है सक्सेसर, ठीक है। इन दैट केस युवराज स्टेड एट द कैपिटल एंड हेल्प्ड इन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर जो ऐसा केस होता था कभी तो युवराज जो है हमेशा कैपिटल में रहते थे और जो है जो भी टास्क होता था एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें हेल्प करते थे। यंगर सन समटाइम्स अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर, और जो यंगर सन्स होते थे मतलब जो छोटे बच्चे होते थे वो कभी कभी जो है समटाइम्स जो है मतलब कभी कभी जो है प्रोविंशियल गवर्नर की तरह अपॉइंट किए जाते थे। प्रिंसेस वेयर रेयरली अपॉइंटेड टू गवर्नमेंट पोस्ट, प्रिंसेस देखिए बहुत कम ऐसा होता था कि जो प्रिंस थे उस समय के उनको जो है गवर्नमेंट पोस्ट पे दिया रखा गया हो। व्हाट वी डू हैव अ इंस्टेंस व्हेन द राष्ट्रकूटा प्रिंस, तो देखिए एक ऐसा समय है जहाँ पे राष्ट्रकूटा प्रिंस जो है चंद्रोबाला, तो ये जो है अ डॉटर ऑफ अमोघ वर्षा, तो ये अमोघ वर्षा की डॉटर, ठीक है, ये जो है रायचूर दोआब को कभी एडमिनिस्टर किए हैं समटाइम्स के लिए, मतलब कुछ समय के लिए। फिर किंग वेर जनरली एडवाइज बाय अ नंबर ऑफ मिनिस्टर, किंग जो है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो है एडवाइस किया जाता था। द मिनिस्टर वेर चूजन बाय द किंग जनरली फ्रॉम लीडिंग फैमिलीज, अब देखिए मिनिस्टर्स कहाँ से चूज़ करते थे, जो भी लीडिंग फैमिलीज होती थी वहाँ से मिनिस्टर्स चूज़ किए जाते थे। देयर पोजीशन वर ऑफन हेरिडेटरी, और ये पोजीशन ज़्यादातर जो है हेरिडेटरी होती थी। हेरिडेटरी मतलब
वही राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाला सिस्टम। 10 in the case of Pala kings we hear that the Brahman family supplied 4 successive chief ministers to the Dharmapala and his successor। तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि पाला के टाइम्स पे जो है, पाला किंग के टाइम पे, धर्मपाला के टाइम जो है ब्राह्मण फैमिली ने एक बार ऐसा भी हुआ कि 4 सक्सेसर पूरे दिए हैं, मतलब उनको, उनके बच्चों को और उनके बच्चों को, समझ रहे हैं, ऐसे सक्सेसर में ही जो है सप्लाई किया है अपने मिनिस्टर्स को, मतलब एक बच्चे को जो जाकर मिनिस्ट्री संभाले। इन सच केसेस द मिनिस्टर कुड बिकम वेरी पावरफुल। ऐसे केसेस में मिनिस्टर कभी कभी बहुत पावरफुल भी हो जाता था। ऑल्दो वी हियर ऑफ अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, देखिए हमको ज़्यादा कई सारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में काम किया उनके बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में हमको नहीं पता है कि कितने जो है थे और कितना काम करते थे, मतलब कौन सा काम किसको अपॉइंटेड था। फॉर एपिग्राफिक एंड लिटरेरी रिकॉर्ड्स इट अपीयर्स दैट ऑलमोस्ट एवरी किंगडम there was a minister of correspondence which included foreign affairs, a revenue minister, treasurer, chief armed forces, सेनापति, chief justice and पुरोहित। तो देखिए एपिग्राफिक एविडेंस अगर जो देखें या लिटरेरी रिकॉर्ड्स को देखें तो हमको ये देखने को मिलता है कि लगभग सारे किंगडम में जो है एक मिनिस्टर होता था कोरेस्पॉन्डेंस का, ठीक है, जो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, तो फॉरेन अफेयर्स, रेवेन्यू मिनिस्टर इंक्लूडेड, ट्रेजरर था, चीफ ऑफ हेड आर्म फोर्सेस था, इसको सेनापति बोलते थे, चीफ जस्टिस था और पुरोहित थे। मोर दैट वन पोस्ट कुड बी कंबाइंड इनटू वन पर्सन। तो देखिए ये भी देखा जा सकता था कि वन पोस्ट जो है, एक पोस्ट जो है एक पर्सन के लिए भी हो सकती थी या एक से ज़्यादा भी हो सकती थी। परहैप्स वन मिनिस्टर वाज कंसिडर्ड द चीफ ऑफ द लीडिंग मिनिस्टर, और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कोई एक मिनिस्टर हो जिसको बाकी के मिनिस्टर्स का चीफ माना गया, whom द किंग लीड मोर देन अदर्स, मतलब जिसको किंग जो है अदर जो मिनिस्टर हैं उनसे ज़्यादा मानते हों, ऐसा कोई। ऑल मिनिस्टर एक्सेप्ट द पुरोहित वर एक्सेप्टेड टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स। देखिए जितने भी मिनिस्टर्स थे पुरोहित को छोड़ के वो सारे जो है बाय डिफॉल्ट जो है मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करते थे जब भी उनको बुलाया जाता था इस काम के लिए। वी ऑल्सो हियर ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, अंतःपुर, ठीक है। तो देखने को हमको ये भी सुनने मिलता है कि जो ऑफिशियल्स, कुछ ऐसे ऑफिशियल भी रहे हैं जो रॉयल हाउस होल्ड कराएं। सिंस द किंग वॉज फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर, देखिए किंग जो है वो फाउंटेन हेड होता था ऑल पावर का, इसलिए कुछ ऑफिसर्स जो है वो हाउस होल्ड के होते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। आर्म फोर्सेस वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस, अब आर्म फोर्सेस जो है मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वी हैव ऑलरेडी साइटेड evidence from the Arab traveler that Pala, Pratyahara and Rashtrakuta king had a large and well organized infantry and cavalry and a large number of war elephants। तो देखिए हम ये पहले देख चुके हैं कि अरब रूलर ट्रेवलर्स ने ये बात लिखी है कि पाला, प्रत्याहारा और राष्ट्रकूटा किंग जो है उनके पास लार्ज और वेल ऑर्गेनाइज इन्फेंट्री और कैवेलरी थे और लार्ज नंबर में वॉर एलिफेंट भी थे। एलिफेंट्स वर सपोज टू बी द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, और एलिफेंट्स को उस समय जो है स्ट्रेंथ के तरह देखा जाता था, ठीक है। और उस समय के टाइम पे जो है ग्रेटली प्राइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा दाम होता था एलिफेंट्स का। द लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स और मेंटेन्ड बाई पाला किंग, और बहुत लार्ज नंबर में एलिफेंट्स जो है पाला किंग्स द्वारा मेंटेन किए गए थे। लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेज वर इम्पोर्टेड बोथ बाई राष्ट्रकूटा एंड प्रत्याहारा किंग्स, और लार्ज नंबर में हम हॉर्सेस का इम्पोर्ट देखने को मिल जाता हमको राष्ट्रकूटा एंड प्रत्याहारा किंग्स दोनों के द्वारा। अब ये कहाँ से होता था, तो अरेबिया वेस्ट एशिया से होता था, कभी कभी खुरासन से भी देखने को मिला है, मतलब ईस्ट पर्शिया से, और सेंट्रल एशिया से भी देखने को मिला है। द प्रत्याहारा किंग आर बिलीव टू हैव हैड द फाइनेस्ट कैवलरी इन द कंट्री, और ऐसा माना था कि प्रत्याहारा किंग्स जो है उनके पास जो है पूरी कंट्री का जो है सबसे फाइनेस्ट कैवलरी था। दे आर नो रिफरेंस टू वॉर चैरियट्स विच हैड फॉलन आउट ऑफ यूज, तो ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला है कि वॉर चैरियट्स का यूज होता हो। सम ऑफ द किंग स्पेशली राष्ट्रकूटा हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स, कुछ किंग्स ऐसे हैं जैसे ज़्यादातर राष्ट्रकूटा जिनके पास बहुत सारे फोर्ट रहे हैं। दे वेयर गैरिसन्ड बाय द स्पेशल ट्रूप्स, और ये स्पेशल ट्रूप्स द्वारा गैरिसन्ड होते थे, एंड हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट, और इनका एक खुद का इंडिपेंडेंट कमांडर होता था।
द इन्फेंट्री कंसिस्टेड ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर ट्रूप्स। अब इन्फेंट्री में हमको रेगुलर और इरेगुलर ट्रूप्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऑफ लेवीज प्रोवाइडेड बाय द वेसल्स, और ये कौन थे? तो वेसल्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए जो लेवीज थे वही थे ये। द रेगुलर ट्रूप्स वेर ऑफन हेरिडेटरी एंड सम ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑल ओवर इंडिया। देखिए रेगुलर ट्रूप्स जो है वो ज़्यादातर हेरिडेटरी होते थे, और कभी कभी हमको ये भी देखने को मिल जाएगा कि डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया से भी जो है लाए जाते थे या ड्रॉन किए जाते थे। दस द पाला इन्फेंट्री कंसिस्टेड ऑफ द सोल्जर्स ऑफ फ्रॉम मालवा। अब देखिए यही चीज़ पाला इन्फेंट्री में हमको देखने को मिल जाएगी कि इसमें सोल्जर्स जो है मालवा के, कासा यानी असम के, फिर देखिए लाता यानी साउथ गुजरात के, और कर्नाटका के देखने को मिल जाए। द पाला किंग एंड परहेप्स द राजकुटा हैड देयर ओन नेवीज। अब ऐसा हो सकता है कि पाला किंग और राजकुटा रूलर की अपनी एक नेवी रही हो, लेकिन हमारे पास जो है इस बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। द एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ द एरिया एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली एंड रूल्ड ओवर बाय द वेसल चीफ्स। देखिए एम्पायर्स में वो एरिया थे जो कि डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड थे, या कुछ ऐसे भी एरियाज थे जो वेसल के द्वारा, जो वेसल चीफ्स हैं उनके द्वारा रूल किए जाते थे। द लेटर वेर ऑटोनोमस एज फार एज देयर इंटरनल अफेयर्स वेर कंसर्न। देखिए वेसल चीफ जो है ज़्यादातर ऑटोनोमस होते थे जहाँ तक कि उनके इंटरनल अफेयर्स की बात की गई, और जनरल ऑब्लिगेशन था कि वो लॉयल्टी किंग को देंगे, एक फिक्स ट्रिब्यूट देंगे, सप्लाई द कोट और ट्रूप्स की जो है सप्लाई करेंगे। ठीक है। सम टाइम अ सन ऑफ द वेसल चीफ वर रिक्वायर्ड टू स्टे इन अटेंडेंस ऑफ द ओवरलॉर्ड टू गार्ड अगेंस्ट रिबेलियन। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि वेसल चीफ का कोई एक बेटा जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती थी अटेंड, और वो जाता था, ठीक है, और गार्ड करता था कि कोई रिबेलियन ना हो जाए। फिर देखिए अ वेसल चीफ वेर रिक्वायर्ड टू अटेंड द दरबार ऑफ ओवरलॉर्ड। तो देखिए पहले वाले पॉइंट में बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वेसल चीफ्स के लड़के को देखिए किंग अपने पास रखता था। उससे क्या होता था कि उसमें देखिए कभी भी लड़ाई का जो है चांस नहीं रहता था, माँ ये झगड़ा लड़ाई हो जाए तो फिर अपने उसके बच्चे को मार डाले। इसलिए द वेसल चीफ्स वर रिक्वायर्ड टू अटेंड द दरबार ऑफ ओवरलॉर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो वेसल चीफ्स जो है ऐसा रिक्वायरमेंट था कि वो हमेशा जो है दरबार अटेंड करेंगे जो भी स्पेशल ओकेजन पे लगेगा, और समटाइम्स दे आर रिक्वायर्ड टू मैरी वन ऑफ देयर डॉटर्स। और कभी कभी जो है उनके डॉटर से देखिए मैरिज का भी जो है प्रावधान देखने को मिलता है। ओवरलॉर्ड और टू वन ऑफ हिज सन्स। ठीक। बट द वेसल चीफ्स ऑलवेज एस्पायर टू बी इंडिपेंडेंट। ज़्यादातर वेसल चीफ्स यही सोचते थे कि हम कब इंडिपेंडेंट हो जाएं। एंड वॉर बिटवीन देम एंड द ओवरलॉर्ड वर फ्रीक्वेंट। और उनके बीच में और ओवरलॉर्ड से जो है वॉर जो है बहुत फ्रीक्वेंट होता था। दस द राजकुटा हैड टू फाइट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द वेसल चीफ्स। और इसलिए जो है राजकोटा को हमेशा जो है फाइट करना ही पड़ता था, कभी वेसल चीफ्स ऑफ वेंगी के साथ, कभी कर्नाटका के साथ। द प्रतिहार हैड टू फाइट अगेंस्ट परमार्स ऑफ मालवा। वो अब प्रतिहार्स को परमार ऑफ मालवा से लड़ना पड़ता था, और चंडेलास जो थे बुंदेलखंड उनसे लड़ना पड़ता था। डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी इन पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू टू भुक्ति। तो देखिए डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी जो था पाला और प्रतिहारा के बीच में वो दो भुक्ति में डिवाइड था। भुक्ति का मतलब प्रोविंस होता है। एडमंडल और विषया, मंडल और विषय कर लें तो ये देखिए डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते हैं। द गवर्नर ऑफ प्रोविंस वॉज कॉल्ड उपरिका, और जो गवर्नर था प्रोविंस का उसको उपरिका बोलते थे। एंड द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट को विश्वपति, और जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता था उसको विश्वपति बोलते थे। द उपरिका वॉज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ आर्मी। अब उपरिका का काम ये होता था कि वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करे और मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को, ये आर्मी के हेल्प से। द विश्वपति वॉज एक्सपेक्टेड टू डू सेम विद हिज जुडिक्शन। और विश्वपति जो है यही सेम काम उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना होता था। ठीक है। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ स्मॉलर चिeftains। अब इस पीरियड में देखिए हमको स्मॉलर चिeftains का जो है इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। इनको क्या समंताज बोलते हैं या फिर भोगपति बोलते हैं। वो डोमिनेटेड ओवर नंबर ऑफ विलेज, जो कि कई जो है नंबर ऑफ विलेज पे देखिए डोमिनेट करते हुए दिख जाएंगे आपको। द विश्वपति एंड द स्मॉलर चीफ्स
टेंडेड टू मर्ज विद ईच अदर। अब ज़्यादातर कभी कभी ऐसा भी होता है वेश्यापति और स्मॉलर चिफ जो है एक साथ मर्ज होते थे। लेटर ऑन द वर्ड सामंता बिगेन टू बी यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली बोथ ऑफ देम। और बाद में जो है सामंता वर्ड यूज होने लगा है दोनों के लिए, ठीक है। इन द राष्ट्रकूटा किंगडम द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरिया वर डिवाइडेड इनटू राष्ट्र। अब राष्ट्रकूटा किंगडम में हमको देखने को मिलेगा कि जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरिया थे वो राष्ट्र में डिवाइडेड थे। विराष्ट्र, विषय और भुक्ति में डिवाइडेड थे। हेड ऑफ राष्ट्र जो था उसको राष्ट्रपति बोलते थे। एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज, और ये सेम ही फंक्शन करता था जैसा उपरिका करता था पाला और प्रतिहारा में। विश्या वॉज लाइक अ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट, और विश्व जो है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट की तरह था। एंड भुक्ति वॉज स्मॉलर यूनिट, और भुक्ति इसी की स्मॉलर यूनिट थी। ऐसा मान सकते हैं कि ब्लॉक वगैरह रहा होगा। इन द पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर द यूनिट बिलो द विश्या वॉज कॉल्ड पटला। तो अब पाला एम्पायर, पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर्स में देखें तो विश्व के नीचे जो यूनिट थी उसको पटला बोलते थे। द प्रिसाइज रोल ऑफ दिस स्मॉलर यूनिट इज नॉट नोन। अब प्रिसाइज रोल क्या था इस स्मॉलर यूनिट का ये तो पता नहीं है। फिर कह रहा है इट सीम्स दैट देयर मेन पर्पज वॉज रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सम अटेंशन टू लॉ एंड ऑर्डर। तो ये ऐसा लगता है, मतलब ऐसा समझ में आता है कि ये सब जो है लैंड रेवेन्यू का रियलाइजेशन के लिए था, कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए था। एंड कुछ अटेंशन जो है लॉ एंड ऑर्डर पे रखा जा सके इसलिए था। अपेरेंटली ऑल द ऑफिशियल वर पेड बाई गिविंग देम ग्रांट्स ऑफ रेंट फ्री लैंड। अब जितने भी ऑफिशियल थे उनको पे कैसे किया जाता था, तो उनको जो है ग्रांट के रूप में जो है रेंट फ्री लैंड दिया जाता था। दिस टेंडेड टू ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफिशियल्स एंड हेरिडेटरी चीफ्स। और धीरे धीरे हमको ये देखने को मिलेगा कि हेरिडेटरी चीफ्स और लोकल ऑफिशियल में ज़्यादा कुछ अंतर रह नहीं जाएगा। एंड स्मॉलर वेसल्स और स्मॉलर वेसल्स के बीच में। सिमिलरली राष्ट्रपति और गवर्नर समटाइम इंजॉयड द स्टेटस ऑफ टाइटल ऑफ वेसल किंग। और इसीलिए देखिए कभी कभी हमको ये भी देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति जो है वो जो वेसल किंग का टाइटल एंजॉय करने लगता था। बिलो दिस टेरिटोरियल डिवीजन वॉज अ विलेज। अब इन सब के नीचे देखिए विलेज था। विलेज वॉज अ बेसिक, विलेज सबसे बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरीड ऑन बाय द विलेज हेडमैन। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विलेज हेडमैन के द्वारा कैरी किया जाता था। विलेज अकाउंट हुज द विलेज अकाउंटेंट हुज पोस्ट वर जनरली हेरिडेटरी। और एक विलेज अकाउंटेंट होता था जिसकी पोस्ट जो है जनरली हेरिडेटरी होती थी। दे वर पेड बाय ग्रांट ऑफ रेंट फ्री लैंड। और इनको भी पे कैसे किया जाता था, तो रेंट फ्री लैंड को जो है ग्रांट की तरह दिया जाता था। द हेडमैन वॉज ऑफन हेल्ड इन हिज ड्यूटी बाय द विलेज एल्डर्स। अब जो हेडमैन है वो अपनी ड्यूटी में ज़्यादातर जो है विलेज के जो बड़े बूढ़े लोग होते थे उनके द्वारा जो है हेल्प किया जाता था। ग्राम महाजन और ग्राम महत्तर, और इनको जो है ग्राम महाजन या फिर ग्राम महत्तर कहा जाता था। इन द राष्ट्रकूटा किंगडम पर्टिकुलरली इन कर्नाटका वी आर टोल्ड दैट देयर वर विलेज कमिटेड टू द मैनेज लोकल स्कूल टैंक्स एंड टेम्पल ऑफ रोड। अब राष्ट्रकूटा में ये भी देखने को मिलता है ज़्यादातर कर्नाटका में कि जो विलेज हैं वो लोकल स्कूल, टैंक्स, टेम्पल्स और रोड्स को भी मैनेज करते थे। दे कुड ऑल्सो रिसीव मनी और प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। और इनको देखिए ये जो है ट्रस्ट के रूप में जो है प्रॉपर्टी और मनी भी रिसीव कर सकते थे और उनको मैनेज कर सकते थे। द सब कमिटी वर्ड इन क्लोज कोऑपरेशन विद द हेडमैन एंड रिसीव परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो छोटी सब कमिटीज थी वो जो है हेडमैन के साथ जो है कोऑपरेशन में काम करती थी और कुछ परसेंटेज रिसीव कर सकती थी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का। सिंपल डिस्प्यूट वर ऑल्सो डिसाइडेड बाय दिस कमिटी। छोटे छोटे जो डिस्प्यूट होते थे वो इस कमिटी द्वारा डिसाइड किए जाते थे। टाउन हैड सिमिलर कमिटी। अब टाउन में भी देखिए इसे सिमिलर कमिटी देखने को मिल जाएगी टू विच द हेड ऑफ द ट्रेड गिल्ड्स वे आर ऑल्सो एसोसिएटेड। और इसमें देखिए हेड जो ट्रेड गिल्ड्स के जो हेड होते थे वो भी एसोसिएटेड होते थे। लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन्स एंड इन एरियाज ऑफ दर इमीडिएट विसिनिटी वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोस्टपाल और कोतवाल। देखिए अब लॉ और ऑर्डर जो है टाउन का और उसके आसपास की जो भी जो जगह है वहाँ का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कोस्टपाल की या फिर कोतवाल कह लीजिए इनकी। अ फिगर मेड फेमिलियर थ्रू मैनी स्टोरीज। अब देखिए कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पीरियड वॉज द राइज ऑफ डेक्कन हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स। एक इंपॉर्टेंट फीचर हमको ये देखने को मिलता है इस पीरियड में। देखिए डेक्कन में जो है हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स का राइज हुआ है जिनको क्या न गवर्नेंस कहा गया है या फिर देश ग्रामुक्ता कहा गया है। दे अपीयर टू हैव डिस्चार्ज द सेम फंक्शन
एज द देशमुख। अब ऐसा देखने को मिलता है कि जो देशमुख का फंक्शन होता था या देश पांडे का महाराष्ट्र में रहा है, बाद में हुआ है, वही फंक्शन ये जो है डिस्पेंस करते थे या डिस्चार्ज करते थे। दिस डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द पेट्री chieftainship in North India, which we have just mentioned, had an important bearing on the society politics। और ये देखिए ये सारे चीज़ों का जो है सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे आगे चल के बहुत इफेक्ट पड़ेगा नॉर्थ इंडिया में। देखिए एज द पावर ऑफ दीज हेरिडेटरी एलिमेंट्स ग्रू, अब जैसे ही इन सारे हेरिडेटरी एलिमेंट्स की पावर बढ़ेगी, द विलेज कमेटी बिकम वीक, और विलेज कमेटी का जो है पावर जो है गिर जाएगा और वो वीक हो जाएंगे। द सेंट्रल रूलर ऑल्सो फाउंड इट डिफिकल्ट टू असर्ट हिज अथॉरिटी ओवर देम, और सेंट्रल रूलर भी जो है उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि अपनी अथॉरिटी इनके ऊपर असर्ट कर पाएँ और इनको कंट्रोल कर पाएँ। दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट गवर्नमेंट वॉज बिकमिंग फ्यूडलाइज, और इसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट फ्यूडलाइज हो गई है। फ्यूडलाइज होने का मतलब यही है कि सेंटर का आदमी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है इनको। Another point to bear in mind is the relationship of state and religion during the time। एक और चीज़ देखने वाली है कि उस समय रिलेशनशिप जो स्टेट और रिलीजन में जो रहा है उस टाइम पे कैसा रहा है। मैनी ऑफ द रूलर्स ऑफ दैट टाइम वेर डिवोट फॉलोअर ऑफ शिवा एंड विष्णु। ज़्यादातर रूलर उस समय के देखिए शिव जी और विष्णु के जो है फॉलोअर्स रहे हैं या फिर कह लीजिए उनके भक्त रहे हैं। दे फॉलोड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, और या तो फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म की टीचिंग को फॉलो किया। दे मेड हैंडसम डोनेशन टू द ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट विहारास एंड जैन टेम्पल्स। तो देखिए अच्छा खासा डोनेशन भी ये दिए हैं, ब्राह्मण्स को दिए हैं या फिर बुद्धिस्ट विहार्स को दिए हैं, नहीं तो जैन टेम्पल्स को दिए हैं। बट जनरली दे गिव पैट्रोनेज टू ऑल फेथ। इन जनरल ये देखने को मिला है कि ये सारे फेथ को जो है पेट्रोनाइज किए हैं। एंड डिड नॉट प्रोसिक्यूट एनी वन फॉर हिज और हर रिलीजियस बिलीफ, और किसी को भी इसलिए नहीं मार दिया कि उसका रिलीजियस बिलीफ क्या है, तो इसके लिए किसी को कोई प्रोसिक्यूट नहीं किया गया और किसी भी तरह का मतलब उसको दोषी भी नहीं ठहराया गया। मुस्लिम वेर ऑल्सो वेलकम्ड एंड अलाउड टू प्रीच देयर फेथ। और मुस्लिम्स का भी देखिए वेलकम होता था और उनको भी अलाउ किया जाता था कि वो अपना फेथ जो है प्रीच कर पाए राष्ट्रकूटा किंग्स में। नॉर्मली द किंग वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरफेयर विद द कस्टम्स। नॉर्मली ये माना जाता था किंग जो है वो कस्टम में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, और विद द कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ बुक कॉल्ड धर्मशास्त्र, या फिर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि लॉ बुक्स जिनको धर्मशास्त्र बोलते हैं उसमें दिया है कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। बट ही डिड हैव जनरल ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ब्राह्मण्स, लेकिन एक जनरल ड्यूटी है कि वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे डिवीजन ऑफ सोसाइटी को 4 स्टेट ऑफ वर्णास में। ठीक है, द पुरोहित वॉज एक्सेप्टेड टू गाइड द किंग इन दिस मैटर। ऐसा माना जाता था कि पुरोहित जो है वो जो है इनको किंग को गाइड करेंगे सारे मैटर्स में। बट इट शुड नॉट बी थॉट दैट द पुरोहित इंटरफेयर्ड विद द स्टेट अफेयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरोहित जो है स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर कर पाएंगे या डोमिनेट कर पाए कभी किंग को। मेधा तिथि द फोरमोस्ट एक्सपाउंडर ऑफ धर्मशास्त्र इन दिस पीरियड। तो देखिए मेध तिथि जो है जो कि फोरमोस्ट एक्सपाउंडर हैं धर्मशास्त्र के इस पीरियड में, ये कहते हैं कि किंग्स अथॉरिटी वॉज डेराइव्ड बोथ फ्रॉम द धर्मशास्त्र। किंग की अथॉरिटी है वो दोनों जगह से डेराइव की जाती है। एक तो धर्मशास्त्र से भी, धर्मशास्त्र जो कि वेदास को इंक्लूड करते हैं, और अर्थशास्त्र से भी की जाती है। ठीक है, और द साइंस ऑफ पॉलिटी या फिर साइंस ऑफ पॉलिटी से की जाती है। अर्थशास्त्र का मतलब वही हुआ। फिर कह रहा है द पब्लिक ड्यूटी और द राजधर्म वॉज टू बी बेस्ड ऑन द अर्थशास्त्र। अब पब्लिक ड्यूटी जो है या राजधर्म है ये जो है अर्थशास्त्र पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, दिस रियली मेंट दैट द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन वेर इन एसेंस केप्ट अपार्ट। इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को जो है एक दूसरे से अलग रखा जाता था। रिलीजन बीइंग एसेंशियली अ पर्सनल ड्यूटी ऑफ किंग, और रिलीजन को ऐसा माना जाता था कि किंग की पर्सनल ड्यूटी है। दस द किंग वेर नॉट डोमिनेटेड बाय द प्रीस्ट, इसलिए किंग जो है कभी प्रीस्ट के द्वारा डोमिनेट नहीं किएगा जा पाए, और बाय द सेक्रेड लॉ एक्सपाउंडेड टू देम, और ना ही जो सेक्रेड लॉ उनके ऊपर एक्सपाउंडेड था उसके द्वारा डोमिनेट किए जा पाए। रिलीजन वॉज हाउ एवर इम्पॉर्टेंट फॉर द लेजिटिमाइजिंग एंड स्टैंडिंग द पोजिशन ऑफ रूलर। देखिए लेकिन रिलीजन जो है इम्पॉर्टेंट रहा है कि जो है किंग की जो पोजीशन है या रूलर की जो पोजीशन है उसको लेजिटिमाइज कर पाए और स्ट्रेंथ कर पाए। मैनी ऑफ द रूलर देयरफॉर बिल्ट अ ग्रैंड टेम्पल्स, इसलिए बहुत सारे रूलर जो हैं बहुत ही ग्रैंड टेम्पल्स बनाए हैं। ऑफन एट देयर कैपिटल, कभी कभी ऑफन जो है ज़्यादातर अपने कैपिटल्स में बनाए हैं। एंड गिव हैंडसम लैंड ग्रांट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल, और अच्छे खासे जो है लैंड ग्रांट्स भी दिए हैं उन टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए।
एंड टू ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स को भी दिए हैं, जिसके चलते समझिए कि वो जाएँ और उनकी चर्चा करें, भाई ये किंग तो बहुत अच्छा है, रिलीजन को ऐसे मानता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद है चैप्टर 3 साउथ इंडिया द चोला एम्पायर। अब ये देखिए ये वाला करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। और देखिए वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, बुक के द्वारा कराया जा रहा है तो कुछ छूटेगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।